Hi, hello, good morning, everyone. This is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials. कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आज से शुरू करेंगे बहुत अच्छे से. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जस्ट वन सेकेंड, मैं लैपटॉप को एडजस्ट कर लेता हूँ, आपके कमेंट्स भी पढ़ सकूंगा. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. $97 people are watching right now. थोड़ा to be precise 118 now. जल्दी से अप्रिसिएशन दिखाइए, लाइक करिए इस वीडियो को, ताकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आज कॉमर्स का भी शुभारंभ करें. ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन थोड़ा सा. या आई थिंक दैट्स बेटर नाउ. चले आज से स्टार्ट करें कॉमर्स की तैयारी. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. First of all, we'll start with the manifestation of 100 on 100. जय मां सरस्वती. हमें सद्बुद्धि देना, हमारे साथ रहना जब हम लोग पढ़ रहे हो, so that जो हमारी मेहनत हम लोग डालने वाले हैं उसका फल, मनोवांछित फल हमें जरूर से प्राप्त हो. ठीक है, सो शुभारंभ करते हैं आपका कॉमर्स के साथ. Sit with a copy, with a pen and pay attention. सारे पोर्शन को कवर अप किया जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप. इवनिंग में जब मिलेंगे तब एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज को भी सॉल्व करेंगे, उससे हमारा ओवरव्यू मिल जाएगा पूरा पेपर का हमें. अच्छा, बिफोर आई बिगिन आई वांट टू जस्ट आस्क वन थिंग. क्या आपने मेरा कॉमर्स का कोई भी एक वीडियो चेकआउट किया? उसमें मैंने इंग्लिश वर्जन में स्टोरी के फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट्स को समझाया है. क्या आपको वो पसंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो आई थिंक मैंने अभी तक डायरेक्टिंग तक शायद डाल दिया था, उसके बाद का डालना बाकी है. तो इफ यू विल से कि प्लीज कंटिन्यू विद दैट, वो भी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा. एंड यहाँ पे हम लोग प्रॉपर बुकिश वे में, इंग्लिश वे में जैसे पढ़ाई करना चाहिए वैसे करेंगे कॉमर्स को. ठीक है, या हाँ, सो आई कंटिन्यू दैट ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए हर एक कॉन्सेप्ट का. एंड यहाँ पे हम लोग साथ साथ में द वे इट इज टू बी स्टडीड वैसे पढ़ाई करते हैं. ठीक है, चलो, डन 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 डील. मिल जाएगा वो भी आपको. कॉपी पेन निकाल लो, बैठ जाओ. स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ, द बिजनेस एनवायरमेंट. नाउ यहाँ पीपीटी बनाया है, काफी एंगेजिंग तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे एंड वील कवर अप द एंटायर चैप्टर अप. ठीक है, सो लेट्स गेट गोइंग विथ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट. जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे. नाउ बिजनेस एनवायरमेंट, व्हाट इज बिजनेस एनवायरमेंट? एनवायरमेंट का मतलब हो गया आपके आसपास के वो सारे लोग जिसके साथ आप इंटरैक्ट करते हो. राइट, सो एनवायरमेंट को अगर डिकोड किया जाए, एनवायरमेंट का मतलब होता है फैक्टर्स. राइट, एनवायरमेंट का मतलब हो गया फैक्टर्स, या जिसको हम लोग एलिमेंट्स बोल सकते हैं. प्लीज इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए ऐसे की पॉइंट फॉर्मेट में जैसे मैं समझा रहा हूं. बिजनेस एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का अगर मतलब बताओ तो फैक्टर्स या एलिमेंट्स हो गए. एंड इसके साथ ये क्या करते हैं? दे इंटरैक्ट. दे इंटरैक्ट. किसके साथ इंटरैक्शन होता है इनका? बिजनेस के साथ इंटरैक्शन होता है. फैक्टर्स या एलिमेंट जिसका बिजनेस के साथ इंटरैक्शन होता है, जो कि हमारे बिजनेस के ऑपरेशन को या वर्किंग को अफेक्ट करता है, उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं. तो आप देखिए कौन कौन है जिसके साथ हमारा इंटरैक्शन हो सकता है. कस्टमर्स है जिनके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, सप्लायर्स है, कंपेटिटर्स है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एजेंसी है, ट्रेड यूनियन है. ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ different industrialists who come together to form an association, that is trade union.
ठीक है, मंडली जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मंडली बिजनेसमैन की, मीडिया हाउसेस हो गया, ये सारे लोग हैं जो मिलके हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं और हमारे बिजनेस को दे इन्फ्लुएंस इज द कीवर्ड, ठीक है, दे इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, दे इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, इसी को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। सो एवरी बिजनेस इज एन इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब हुआ इंपॉर्टेंट, ठीक है, एवरी बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में पैसा ही बिजनेसेस की वजह से आ रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस की वजह से आ रहा है, बोल के दीज ग्रुप्स इन्फ्लुएंस, these groups influence the business directly or indirectly. So keyword is your influence. So business environment का मतलब अगर आपसे पूछा जाए, ये वो सारे फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं उसके ऑपरेशन को, उसके वर्किंग को, चाहे डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, बट करते हैं। जैसे डायरेक्टली कौन से फैक्टर्स है, अभी हम लोग डायमेंशंस में जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा, वहां पे एक माइक्रो फैक्टर्स बोल के है और एक मैक्रो फैक्टर्स बोल के है। सो माइक्रो फैक्टर्स जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस के ऑपरेशन को, ऑन द अदर हैंड मैक्रो फैक्टर्स इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स बेटा आई विल स्टार्ट फ्रॉम 14th ऑनवर्ड्स, ठीक है, बहुत टाइम है इकोनॉमिक्स में, डोंट वरी, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से आपको करा दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, बस इससे पहले आप मेरा इकोनॉमिक्स का लाइव क्लासेस अटेंड करो, मेरा एडवाइस रहेगा। जो मैंने पार्ट वाइज चैप्टर बनाए हैं ना, हर एक चैप्टर को एटलीस्ट 4 पार्ट में बताया है। पता नहीं लोग कैसे 20 मिनट में इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ा देते हैं, भाई मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता है। एवरी चैप्टर हैज टू बी गिवन इट्स ड्यू कंसिडरेशन, उसको जितना टाइम मिलना चाहिए उतना अगर आप नहीं देंगे और लास्ट में जब सारे कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट किया जाएगा तो आप इको नहीं डिकोड कर पाओगे, दैट इज माय गारंटी। इसीलिए सारे वीडियोस को पार्ट्स वाइज देखो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो एंड देन मेरे लाइव क्लासेस को अटेंड करना इको के लिए, ठीक है, इफ यू आर एमिंग फॉर 100 on 100, बाकी फिर आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़े। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देखिए अगर आप डेफिनेशन नहीं भी करते हो और खाली रीड भी कर लेते हो ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। दे हार्डली आस्क यू एनी डेफिनेशन, जो आता है वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। सो हमें हमारा जो जनरल व्यू है उसको लिख के आना है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज सम टोटल। नाउ व्हेन आई से सम टोटल, ये सम टोटल का मतलब हो गया एग्रीगेट फैक्टर्स, ठीक है, एग्रीगेट फैक्टर्स। नाउ एग्रीगेट फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, कोई एक फैक्टर नहीं है जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच आर कोरिलेटेड विथ वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सम टोटल मींस एग्रीगेट फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर्स, एंड दैट टू ये फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। दीज फैक्टर्स आर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब हुआ ये बाहरी फैक्टर्स है, यानी ये फैक्टर्स हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल है, हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनमें चेंजेस आएगा तो हम लोग सिर्फ अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन जस्ट अडेप्ट एंड एडजस्ट, इनके ऊपर जल्दी से हमारा कोई इंफ्लुएंस नहीं होता है। सो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को बोला जाता है ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोर्सेस का मतलब ही हो गया फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग। नाउ व्हेन आई से फंक्शनिंग, फंक्शनिंग का मतलब क्या हुआ, ऑपरेशंस, राइट, फंक्शनिंग का मतलब हो गया ऑपरेशंस, या जिसको आप वर्किंग भी बोल सकते हो, जो हमारे बिजनेस की वर्किंग या ऑपरेशन को या परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, बट ओवर विच द बिजनेस हैज लिटिल और ऑलमोस्ट नो कंट्रोल, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है बोल के दी कंट्रोलेबल फैक्टर्स, मतलब बोलते हैं ना हमारा एक्सरसाइजिंग ऑफ कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है, ठीक है। सो these factors are beyond our control. So जल्दी से कीवर्ड को डालिए, आपको क्या समझ में आया, आप एग्रीगेट को कीवर्ड में डालो, सम टोटल का मतलब हुआ एग्रीगेट, एक्सटर्नल का मतलब हो गया विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, बाहरी फैक्टर्स है, एंड इन्फ्लुएंस फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस इज द कीवर्ड जिसको आपको यूज करना है अपने आंसर में, ठीक है। रुद्र प्रताप सिंह, हिस्ट्री इज नॉट माई फोर्टे डियर, आई एम सो सॉरी, आई विश आई कुड हेल्प यू, हिस्ट्री मेरे बस का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी, ये
पीपीटी जो है ये आपको ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। सबसे पहले तो फीचर का मतलब को डिकोड करो। फीचर का मतलब हुआ बिहेवियर, ठीक है। फीचर का मतलब हुआ बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स, या जिसको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी टॉपिक का पर्सनालिटी कैसा है, वो कैसा बिहेव करता है, वो कैसे एक्ट करता है, ठीक है। माई एप्स नेम इज आर्यन ट्यूटोरियल, अशिका परमार, ठीक है। वो कैसे एक्ट करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट सबसे पहला बिहेवियर, जैसा कि हमने पहला कीवर्ड देखा बिजनेस एनवायरनमेंट में, दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल। सो व्हेन आई एम सेइंग सम टोटल, इससे पहला फीचर ये निकला टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब कहने का मतलब हुआ कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता है, ऐसे कई फैक्टर्स है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सो एग्रीगेटिव इज योर कीवर्ड। देखिए, अगर आपको कीवर्ड याद है एंड अगर आपको कैप्शन पता है तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू पुल इन योर मार्क्स। आपको कैप्शन वेल वर्स्ड होना चाहिए एंड आपको पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो लिखना है उस कैप्शन का वो आपको पता होना चाहिए। बाकी का आसपास का खुद से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रटा रटाया हुआ ही आंसर लिखना है तभी कॉमर्स में मार्क्स आएगा। यहां पे हम लोग ऐसा फॉलो नहीं कराते। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी 99, 100, 98, 95 प्लस लेके जाते हैं। वी नेवर एम्फसाइज ऑन लर्निंग, ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट फीचर है दैट टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर इंटरकनेक्टेड इन अ मैनर which affects the operation of business or the working of business. Now, इसमें भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जनरल एंड कुछ हो सकते हैं स्पेसिफिक। यानी जब हम लोग डायमेंशन में डिवाइड करेंगे और बिजनेस एनवायरनमेंट को तोड़ा जाएगा इनटू माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, उसमें जो माइक्रो एनवायरनमेंट होगा वो कहलाएगा आपका स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक का मतलब हुआ जो हमारे पर्टिकुलरली एक बिजनेस को अफेक्ट करेगा। एंड मैक्रो हुआ जनरल मतलब हुआ कि जो सबको इंपैक्ट करेगा। सो देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट्स द वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, that is your specific factor, and then there are some factors which generally affect all the business altogether equally, that is your general factor or the macro factors. For example, अगर इन्फ्लेशन आया तो इन्फ्लेशन खाली मेरे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा, वो सबके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, तो वो मैक्रो फैक्टर हो गया, यानी कि वो जनरल फैक्टर हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, उनको अगर नहीं समझ आता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं या मैं जो भी सर्विस देता हूं, तो वो मेरे बिजनेस को पर्टिकुलरली अफेक्ट करेगा। दैट इज योर स्पेसिफिक फैक्टर। आई होप दैट इज क्लियर। सो जनरल फैक्टर इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग ऑल एवरीबॉडी, इसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल ये सब आ जाता है। जबकि स्पेसिफिक फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज यानी बिजनेस को, जैसे कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, इंटरमीडियरीज, मीडिया हाउसेस एटसेट्रा, ठीक है। टॉकिंग अबाउट इंटररिलेटेडनेस, नाउ सारे एलिमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के एक तरीके से जुड़े हुए हैं। एक में चेंज आने से बाकी सारे एरियाज में ऑटोमेटिकली अफेक्ट होता है। दैट इज रिगार्डेड एज इंटररिलेटेडनेस, यानी एलिमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, विच इज योर कीवर्ड। Elements are interconnected, that is your keyword. Change in one triggers change in others. For example, अगर हेल्थ में अवेयरनेस आया तो डिमांड फॉर हेल्थ प्रोडक्ट एंड हेल्थ सेंटर्स यानी कि जिम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिमांड में भी स्पाइक देखने मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट के किसी भी फैक्टर को प्रॉपरली एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली कौन से फैक्टर की वजह से हमारे बिजनेस में चेंजेस आया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आर्यन ट्यूटोरियल ने इस साल 20,000 सब्सक्राइबर क्लोज किए। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है आर्यन सर का टीचिंग अच्छा है, या इसका कारण हो सकता है कि आर्यन सर ने SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से किया, या फिर इसका कारण हो सकता है कि ऑडियंस ने शेयर किया बहुत ज्यादा वीडियोस को, उसकी वजह से। रिजल्ट तो पता चल जाता है, लेकिन व्हाट इंपैक्टेड दैट रिजल्ट, किसकी वजह से वो हुआ, उसको कभी कभी एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
Is that clear? So it is hard to analyze the individual impact of the interacting forces, and that makes business environment here complex in nature. At the same time, business environment is dynamic. Dynamic का मतलब हुआ it is multi-dimensional. ठीक है, it is multi-dimensional मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक साथ मिलके उसको अफेक्ट करते हैं. At the same time, dynamic is opposite of static. स्टैटिक का मतलब होता है ठहरना एंड डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंज करना. यानी हम लोग फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में जीते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ठीक है, हम लोग फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में जीते हैं जहां पे कोई भी फैक्टर बहुत इमीडिएटली जल्दी से, कोई भी ट्रेंड बहुत इमीडिएटली एंड जल्दी से चेंज हो जाता है. तो उसके साथ कभी कभी कीप अप करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. आपको 5 पॉइंट ही थरली लर्न करना है, बट देन आप रीड सारा करके जाइएगा, समझ के सारा जाइएगा, बिकॉज यू नेवर नो एमसीक्यू में क्या पूछ लेगा, एनालॉजी में क्या पूछ लेगा, ट्रू एंड फॉल्स में क्या पूछ लेगा. आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन दैट 1 मार्क ईदर. ठीक है, 1 मार्क भी आपका कम नहीं होना चाहिए. सो डायनामिक मींस बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, न्यू कंपेटिटर्स, technological innovation and changing preferences, they all rapidly change and they affect the operation of the business. Now going ahead, some more features are there. Uncertain. Now business environment में कौन सा change आएगा, business में कौन सा change आएगा, बहुत ज्यादा unpredictable है, uncertain है, कुछ पता नहीं, and कोई भी rapid changes आएगा तो the only option is to adapt and adjust. ठीक है, in order to survive. Then relativity. हर कंट्री का, हर रीजन का एंड हर बिजनेस का भी जो एनवायरमेंट है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन. लाइक इंडिया में साड़ी का डिमांड है बट जापान में उसका कोई काम नहीं है. ये आपका एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, इसको आप यूज कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स का ज्यादा डिमांड इंक्रीज होगा, हो सकता है माउंटेन रीजन्स में उतना ना हो क्योंकि वहां पे फिर भी थोड़ा सा ठंड रहता है. सो योर बिजनेस का वर्किंग इज गोइंग टू अफेक्ट will depend upon place to place, time to time and region to region as well and business to business as well. That is relativity. ठीक है, it varies across region. And then multi-dimensional business environment बहुत सारे factors से जुड़ा हुआ है, affect होता है, जैसे माइक्रो के factors है या मैक्रो के factors है, ये सारे मिलके business को affect करते हैं. Got it? Mutual dependence. Mutual dependence का मतलब हो गया कि पता नहीं क्यों जो अलग अलग पॉइंट करके दे देता है, बात वही चीज है घुमा फिरा के, इंटर रिलेटेड ही हुआ. ठीक है, इंटर रिलेटेड ही हुआ म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब दैट ऑल द फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड. इकोनॉमिक फैक्टर्स बोलो, सोशल फैक्टर्स बोलो, ये सारे एक दूसरे को मिलके इन्फ्लुएंस करते हैं. एक में चेंज आने से दूसरा में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. इसीलिए देखो क्या दिया है, इंटरडिपेंडेंट दिया है. सो कुछ पॉइंट्स जो है ना बहुत ज्यादा रिपीटेड है, अगर आप उसको नहीं भी करते हो, जैसे म्यूचुअल डिपेंडेंस नहीं करके इंटर रिलेटेड भी कर लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा. डाइवर्स. डाइवर्स का मतलब हो गया कि अलग अलग मार्केट, अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग टाइप के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. सब बिजनेस का चैलेंज एक जैसा नहीं होता है, उसको हम लोग डाइवर्स बोलते हैं. ठीक है, एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं. बिजनेस खाली अडेप्ट कर सकता है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है. गॉट इट? Sir, if an MCQ comes interrelated or mutual dependence, which one should we opt for? Interrelated बेटा. ठीक है, हालांकि ऐसा काउंसिल करेगा नहीं कि आपको दो सिमिलर सॉर्ट ऑफ दे दे, हमेशा दूसरा दिया रहेगा. चलिए, coming to importance of environmental scanning and business environment as well. Now importance का दूसरा नाम किस नाम से आ सकता है? Significance. Significance के नाम से भी आ सकता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो. Importance या significance of आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड देन योर बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. नाउ एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? स्कैनिंग का मतलब होता है स्क्रूटनाइज करना. अब आप बोलेगा कि ये तो बहुत भारी वर्ड यूज कर दिया. स्क्रूटनाइज करने का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर बताओ, स्क्रूटनाइज करने का मतलब होता है परखना. ठीक है, परखना. कोई भी चीज को जब आप परखते हो, उसको हम लोग एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं. नाउ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके आसपास के फैक्टर्स को स्क्रूटनाइज करना या स्कैन करना या परखना बहुत ज्यादा जरूरी है. देखिए यहाँ पे आपको इमेज से समझ में आ रहा होगा
क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को स्कैन करते हो या स्क्रूटनाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके लिए कहां कहां अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप एंटर करके अपने बिजनेस को थ्राइव, दैट इज प्रॉस्पर, सक्सेसफुल करवा सकते हो। एट द सेम टाइम क्या क्या थ्रेट्स या हिंड्रेंसेस है जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है या रुकावट बन सकता है आपके ऑपरेशन को, उसको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग का पर्पस क्या है? अगर एक कीवर्ड में बताऊं तो पर्पस है आइडेंटिफिकेशन। Identification of your strength, of your weakness, of your opportunity and of your threat, जिसको हम लोग SWOT analysis भी बोलते हैं। ठीक है, so it is a process of monitoring। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? आपके स्कूल में मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर क्या करते हैं? निगरानी रखते हैं। मॉनिटर क्या करते हैं? आपके ऊपर निगरानी रखते हैं या नजर रखते हैं। सो इंग्लिश में अगर बोला जाए तो विजिल बोला जाता है, विजिलेंट रहना। ठीक है, मॉनिटरिंग का मतलब हो गया विजिलेंट रहना अबाउट द रेलेवेंट एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सो बेसिकली किस चीज को आइडेंटिफाई करना है? चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है ताकि हम लोग थ्रेट, अपॉर्चुनिटी वगैरह को ग्रैब कर सके एंड समझ सके। ठीक है, वाई एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर सर्वाइव करना है तो जानना पड़ेगा क्या चेंजेस आ रहा है, ग्रो करना है तो जानना पड़ेगा क्या मार्केट में ट्रेंड आ रहा है, एंड सक्सेसफुल होना है तो भी अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप एंटिसिपेट एंड अडेप्ट कर सको, जिसका रिजल्ट होगा थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब हो गया सक्सेस, आप सक्सेसफुल बन सको। अगर इग्नोर कर दिया तो फिर फेल हो जाओगे। हर बिजनेस को अपना खुद का स्कैनिंग करना ही पड़ता है ताकि वो लोग अपना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सके, स्ट्रेटेजिकली प्लान आउट कर सके। किसको? अपने ऑपरेशंस को, अपने ऑपरेशंस यानी कि अपने वर्किंग को। ठीक है, अपने ऑपरेशन या अपने वर्किंग को प्लान आउट कर सके विद कंडीशन। हाउएवर इसमें वो लोग कंसिडर करते हैं कि कोई भी चेंजेस आएगा तो उसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, ऑफ इवेंट, ट्रेंड एंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये होता है आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका नाउ बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हो एंड आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ पाते हो कि क्या हो रहा है और क्या चेंजेस आएगा, तो उसका क्या एडवांटेज आपको मिलता है? सबसे पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी अगर आपने अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो आप शायद कोई एक्शन ले पाओगे अपने कंपेटिटर्स के पहले। यू विल बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड कि आपको क्या करना है एंड यू विल बी एबल टू एनैक्ट बेटर एंड साउंड इन अ मैनर। जैसे कि एग्जांपल मारुति उद्योग का दिया है। मारुति उद्योग ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि फ्यूल का प्राइसेस बढ़ रहा है एंड एक स्मॉल कार सेगमेंट का रिक्वायरमेंट है आपके इंडस्ट्री में। सो दे वर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग आउट द मिड सेगमेंट कार फॉर द मिडिल क्लास फैमिली। एट द सेम टाइम अर्ली वार्निंग सिग्नल, जब देखा मारुति ने कि बहुत सारे कंपेटिटर्स आने लग गए हैं तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लिया ताकि उनको एक एडवांटेज मिल जाए ओवर देयर कंपेटिटर्स। सो अर्ली वार्निंग सिग्नल। Environmental scanning helps you to identify the threat and crisis to prepare in advance beforehand। जैसे कि मारुति ने इंक्रीज किया प्रोडक्शन ऑफ स्टीम टू काउंटर कंपटीशन। काउंटर मींस टू कॉम्बैट कंपटीशन। ठीक है, एट द सेम टाइम जब आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हो तो आप अपने कस्टमर को बेटर अंडरस्टैंड करके उनको जैसा डिजायर्ड सर्विस चाहिए वैसा प्रोवाइड करके दे सकते हो। कस्टमर का डिलाइट बढ़ेगा, कस्टमर हैप्पी होगा। अगर कस्टमर हैप्पी होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस भी बूम करेगा एंड प्रॉस्पर करेगा। सो बिजनेस कैन रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग कस्टमर नीड ASAP। ASAP मींस एज सून एज पॉसिबल बाय डूइंग एन एनवायरमेंटल स्कैनिंग कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने समझा कि सैशे यानी पाउचेस जो होते हैं कोई भी चीज का, FMCG प्रोडक्ट का यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का, छोटा छोटा सैशे ऑफ शैम्पूज, कंडीशनर्स रिक्वायरमेंट है ताकि सब लोग उसको अफोर्ड कर सकें। ऑटोमेटिकली उनका जो बिजनेस है वो इंक्रीज हो गया एंड सेल्स भी डबल हो गया। ठीक है, देन एट द सेम टाइम सम मोर बेनिफिट क्या क्या है? आपको अगर स्ट्रैटेजी बनाना है तो बिजनेस एनवायरनमेंट उसमें भी आपको हेल्प करता है। इट स्टैंड्स एज अ फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब हो गया पिलर एंड पिलर का मतलब हो गया बेस। बेस का मतलब हो गया सपोर्ट।
कि आपको किस बेसिस पे अपना क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, वो आप अपने बिजनेस को स्कैन करके, एनवायरमेंट को स्कैन करके आराम से प्लान आउट कर सकते हो अपने पॉलिसी को। एग्जाम्पल, आईटीसी एंटर्ड द हॉस्पिटैलिटी आफ्टर असेसिंग। असेसिंग का मतलब हो गया अगेन स्क्रूटनिटी, स्क्रूटनाइज करके यानी आइडेंटिफाई करके टूरिज्म का पोटेंशियल इन इंडिया बोल के उन्होंने अलग अलग होटल्स खोले इंडिया के अंदर में एंड अपना बिजनेस को बढ़ाया। ठीक है। कोपिंग विद चेंज, यानी अगर आप बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हो, कोई भी अगर चेंजेस आएगा बिजनेस में तो आप तुरंत उसको अडेप्ट कर पाओगे, उसमें ढल पाओगे। ठीक है। यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर स्ट्रैटेजीज फॉर द रैपिड चेंजेस इन द एनवायरमेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन टू एम्पावर एम्प्लॉइज का मतलब हुआ कि जब आप अथॉरिटी को बांटते हो सकता है पुराना जमाना में होता था कि बॉस इज ऑलवेज राइट, बट आज के मॉडर्न बिजनेस में अगर ये एटीट्यूड लेके काम किया जाएगा दैट बॉस इज ऑलवेज राइट, तो एम्प्लॉइज ठीक से वर्क नहीं करेंगे। एम्प्लॉइज ऑल्सो नीड टू फील दैट दे आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस एंड दे आर फीलिंग पार्टिसिपेटिव इन द ऑपरेशन, तभी वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में टिकेगा। ठीक है। सो कोप करना बहुत ज्यादा जरूरी है चेंजेस के साथ इन ऑर्डर टू सर्वाइव। पब्लिक इमेज को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना कि पब्लिक जनता क्या मांगती है, उसके हिसाब से आपको वैसा अपना पिक्चर पोर्ट्रे करना पड़ता है ताकि आप अपना गुड इमेज को बिल्ड कर सको। सो रिस्पॉन्सिवनेस बिल्ड्स गुडविल, यानी ओनली इफ अ बिजनेस अंडरस्टैंड्स कि व्हाट कस्टमर्स वांट एंड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड, तो ऑटोमेटिकली उनका गुडविल भी इंक्रीज होता है। ठीक है। For example, Reliance and ICICI Bank are socially and environmentally responsible that led them to become global giants as well. And continuous learning, जब आप business environment को continuously scan करते हो, go through करते हो, बहुत सारी चीजें थी जो आपको नहीं पता होती है, वो धीरे धीरे it comes to the light. So you start understanding those things and automatically you start applying that thing and your business prospers. So it promotes ongoing education, keeps leaders updated for informed decision. Example, promotes ongoing educational, keep leaders updated for informed decision. ठीक है। Moving towards the dimensions of business environment. Now, business environment के कितने dimension है? Dimension मतलब कितने कड़ी है। ठीक है। कड़ी जो बोलते हैं ना, हिस्सा, कितना हिस्सा में तोड़ा गया है? 2 हिस्सा में तोड़ा गया है बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन को, माइक्रो में और मैक्रो में। माइक्रो में और मैक्रो में। माइक्रो एनवायरनमेंट वो है जो बिजनेस के ऑपरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, बोल के इसको डायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट भी बोला जाता है या टास्क एनवायरनमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पे आप एक्शन लेके अपने बिजनेस के ऑपरेशन को एडजस्ट कर सकते हो एज पर द नीड। सो ये सारे फैक्टर्स माइक्रो की डायरेक्टली इंफ्लुएंस करते हैं फर्म को, जिसको हम लोग स्पेसिफिक फैक्टर्स भी बोलते हैं। दैट इज व्हाई माइक्रो एनवायरनमेंट आर कॉल्ड स्पेसिफिक फैक्टर्स, क्योंकि ये बिजनेस को स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? ये सारे जनरल फैक्टर्स है, जनरल फैक्टर्स है, यानी इसमें जो भी चेंजेस आएगा वो ओवरऑल पूरे बिजनेसेस को, सारे बिजनेसेस को एक जैसा ही इंपैक्ट करेगा, बोल के इसको इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। जनरल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे बिजनेसेस को इक्वली इंपैक्ट करता है। इसमें इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल होते हैं। ये कंपनी स्पेसिफिक होते हैं या बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करता है। कंट्रोलेबल तो होते हैं लेकिन टू सम एक्सटेंट, बहुत ज्यादा भी इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। यानी मान लीजिए जैसे अगर हमें एडवर्टाइजमेंट करना हो, एडवर्टाइजमेंट करके हम लोग कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को रीडायरेक्ट तो कर सकते हैं, मे बी एक बार के लिए फेवरेंस क्रिएट करवा सकते हैं, लेकिन रिपीटेड वे में कस्टमर गुड्स को परचेज करेगा कि नहीं करेगा वो तो डिपेंड करेगा आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर कि कैसा है। ठीक है। सो टू सम एक्सटेंट माइक्रो एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। नाउ माइक्रो एनवायरनमेंट को भी डिवाइड किया गया है 2 सब कैटेगरी में, कि माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर भी आपके कुछ इंटरनल फैक्टर्स है। इंटरनल मतलब हो गया ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, या जिसको मैं बोलूं इनहेरेंट है। दिस इज इनहेरेंट, इनहेरेंट यानी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, इसको आप पूरी कंट्रोल कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, जो कि या तो हमें स्ट्रेंथन अप करता है या तो हमें वीक कर देता है। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है या स्ट्रेंथ का मतलब होता है इनहेरेंट कैपेबिलिटी। दैट इज द कीवर्ड इनहेरेंट। इनहेरेंट इज योर कीवर्ड, इनहेरेंट कैपेबिलिटी, कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है, वो आपका स्ट्रेंथ बताता है।
वहीं इनहेरेंट लिमिटेशन भी होता है, आपके खुद का हिंड्रेंसेस या ऑब्स्ट्रक्शन, उसको हम लोग इनहेरेंट लिमिटेशन बोलते हैं, वो आपका वीकनेसेस के अंदर में आता है। सो इनहेरेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, प्लीज टेक नोट ऑफ दैट कि बिजनेस एनवायरनमेंट का माइक्रो का इंटरनल फैक्टर्स है, वो इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस को क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आपका कौन कौन सा फैक्टर्स है। सबसे पहला कॉर्पोरेट कल्चर। नाउ आपके बिजनेस के अंदर में कैसा एनवायरनमेंट आपने बना के रखा है, किस टाइप का कल्चर, वर्क एथिक्स को बना के रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बिजनेस थ्राइव करेगा कि नहीं। मान लीजिए आपने अगर बहुत ज्यादा लिबर्टी दे दिया, बहुत कैजुअल कर दिया है एनवायरनमेंट को, तो हो सकता है जब आपको अथॉरिटी एक्सरसाइज करना हो प्रॉब्लम आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप बहुत ज्यादा सफोकेटिंग भी कर देते हो, यानी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, कंट्रोल करते हो, तो फिर वर्कर्स दे विल फील डीमोटिवेटेड। सो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया कॉर्पोरेट कल्चर। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमारे टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, जो ऊपर बैठे हुए, उनका व्यू क्या है, उनका एम क्या है। जैसे दुबई के जो लीडर्स है, वो लोग विजनरी लीडर्स है, वो लोग सिर्फ विजन देखते हैं कि उन्हें क्या करना है, काम फिर वो लोग बाकी लोग से कराते हैं। तो अगर आपके लीडर्स ऊंचा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को एक रास्ता मिलेगा प्रॉस्पर करने के लिए, दैट इज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी कैसा है, जो पावर में लोग बैठे हुए, क्या वो ढंग के लोग बैठे हैं, क्या वो लोग टाइमली प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सकते हैं। अगर वो लोग ले सकते हैं तो ऑटोमेटिकली बिजनेस अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा। लेकिन इफ दे देमसेल्व्स आर इनएफिशिएंट, देन बिजनेस में टाइमली डिसीजन नहीं होने की वजह से बिजनेस को झटका, शॉक भी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पावर स्ट्रक्चर। अथॉरिटी कैसा डिवाइडेड है, कितना डेलीगेट किया गया है, कितना सेंट्रलाइज्ड रखा है, कितना डिसेंट्रलाइजेशन रखा है, उसके हिसाब से भी डिपेंड करेगा कि बिजनेस कैसा ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, कंपनी इमेज, कंपनी का गुडविल कैसा है। अगर कंपनी का इमेज अच्छा है तो कल को उसको अगर लोन वगैरह कुछ उठाना है बाहर से तो वो इजीली उठा पाएगा। अगर कंपनी का इमेज अच्छा नहीं है, लाइक पीपल आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट कंपनी, तो उसको मार्केट में भी कोई नहीं पूछता है फिर। ठीक है, एंड रिसोर्सेज, यानी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपका रिसर्च डेवलपमेंट टीम, ये सारे लोग मिलकर आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट को फॉर्म करते हैं। आपके एम्प्लॉइज का एटीट्यूड वर्क के टुवर्ड्स कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस प्रॉस्पर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, जल्दी से फटाफट से रीड कर लो क्या क्या है। वैल्यू, बिलीफ, कीवर्ड लिखते जाओ। कॉर्पोरेट कल्चर में वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम, vision and direction of the top management structure, keyword, board and professionalism, that is top management structure, power structure में decision and authority से associated, company image affects the investors confidence and loyalty, and resources में human, financial and research and development, ये सारे मिलके आपके बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। चले आगे बढ़े। नाउ सम मोर फैक्टर्स। नाउ इंटरनल तो हो गया, माइक्रो के एक्सटर्नल फैक्टर्स का बारी। एक्सटर्नल इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये बाहरी फैक्टर्स है। ठीक है, दे आर फ्रॉम द आउटसाइड, हाउएवर दे इंटरैक्ट, विद बिजनेस डायरेक्टली। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट इंटरैक्शन, ऑल्दो दीज फैक्टर्स आर आउटसाइड बट देयर इंटरैक्शन इज डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स, कस्टमर्स जैसे आपका क्या डिसाइड करेगा, रेवेन्यू। कस्टमर किसको अफेक्ट करेगा, रेवेन्यू। अगर आपके कस्टमर्स लॉयल है, अगर आपके कस्टमर्स आपसे रिपीटेडली गुड्स को खरीदते हैं, ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू जो है, प्रॉफिट्स जो है वो स्टेबल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है, कंपेटिटर्स हो गए वो लोग जो आपके जैसा सेम प्रोडक्ट या तो दे रहे हैं या तो इनडायरेक्टली कोई दूसरा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये भी आपके बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट करेगा। अब मार्केट में आप मोनोपोली थे, आप अकेले डोमिनेट कर रहे थे, आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, आपको देखा देखी बहुत सारे कंपेटिटर्स आके एंटर कर गए। अब कस्टमर्स के पास तो ऑप्शन ज्यादा हो गया, तो आपका मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएगा, जिसको हम लोग मार्केट कैप्चर बोलते हैं, तो वो भी बिजनेस को अफेक्ट किया। सप्लायर्स, सप्लायर्स कौन है, ये लोग इंटरमीडियरी, नहीं सॉरी, सप्लायर्स वो है जो आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी जिनसे आप कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। ये कैसे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, अगर इन्होंने टाइमली माल नहीं दिया तो फिर टाइमली प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिले होगा, डिले होगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली मार्केट में इम्बैलेंस की वजह से अप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसीलिए कभी भी एक सप्लायर के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, आपके पास मल्टीपल चेन ऑफ सप्लायर्स होने चाहिए। ठीक है,
So they supply raw material and influence the quality and cost. It is risky to depend upon a single supplier. You should always have a chain of suppliers to depend upon. जल्दी से इसको go through कर लो, read कर लो. सर आपके ऐप का नाम क्या है? मेरे ऐप का नाम है एमएनसी का मतलब होता है बेटा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. मेरे ऐप का नाम आर्यन ट्यूटोरियल्स है. ठीक है, डन. चलिए इसके अलावा और कुछ फैक्टर्स भी है जैसे कि इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज का मतलब क्या हुआ? इंटरमीडियरीज हो गए आपके मिडिलमैन. आपके मिडिलमैन बेसिकली इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है गुड्स को पुश करना. ठीक है, गुड्स को पुश करना, यानी ये लोग गुड्स को अवेलेबल कराते हैं. अवेलेबल कराते किसको? कस्टमर्स को. यानी अगर आपका गुड्स को आपको बहुत सारे एरियाज में भेजना है, समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन भी खोल के बैठो. बोल के आप रिलाई करते हो मिडिलमैन या इंटरमीडियरीज के ऊपर जिनका काम होता है गुड्स को पुश करना. अब इंटरमीडियरीज अगर खुश नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका आपका गुड्स भी पुश नहीं होगा. जैसे नोकिया इज अ वेरी फेमस एग्जांपल. नोकिया बोलता था कि मेरा फोन तो अपने आप ही बिकता है, मुझे मिडिलमैन का दरकार नहीं है. नोकिया का क्वालिटी इतना स्ट्रांग है कि आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, मेरा फोन अपने आप बिक जाएगा. वहीं ओप्पो और वीवो जब आया, उन्होंने ये गैप को समझा कि नोकिया अपने मिडिलमैन को खुश नहीं रख रहा है, तो उन्होंने फिर अपने इंटरमीडियरीज को, अपने मिडिलमैन को बोला कि मैं तुझे अच्छा रिटर्न दूंगा. 20 to 22% रिटर्न आपको मिलेगा आपके मोबाइल फोन पे. तो मार्जिन मिलेगा इंटरमीडियरीज को. तो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कि हर मोबाइल फोन की दुकान के बाहर आपको ओप्पो एंड वीवो का बोर्ड जरूर मिल जाएगा. एंड आप किसी भी ब्रांड का फोन लेने जाइए तो ऑटोमेटिकली सेल्समैन आपको एक बार तो पुश करेगा ही ओप्पो या वीवो लेने के लिए. ठीक है, so they serve as the link between the agent, wholesaler, retailer, logistic, transport, support, etc. between the business and the customer. इसके अलावा आते हैं फाइनेंसर्स. फाइनेंसर्स क्या करते हैं? ये लोग आपको फंड, रिसोर्स का अवेलेबिलिटी करा के देते हैं, क्योंकि जाहिर सा बात है कि एक बिजनेस के पास इतना भी कैपिटल या फंड नहीं होता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके. बोल के उनको डिपेंड करना पड़ता है दूसरे फाइनेंसर्स के ऊपर, जो कि उनको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कैपिटल का अरेंजमेंट कराए. सो डिपेंडिंग अपॉन आपके शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आर दे विलिंग टू गिव यू फंड और नॉट, उसके ऊपर भी आपका बिजनेस ऑपरेशन काफी ज्यादा डिपेंड करेगा. अगर आपको टाइमली लोन नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने बिजनेस को रन भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, shareholders, bank, factors, etc. All these decide your business का financial capacity and risk attitude, या जिसको risk appetite भी बोला जाता है, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो. डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा मार्केट से उठा सकते हो. ठीक है, एंड देन आता है पब्लिक. मान लीजिए आपका बिजनेस है, कोई इन्फ्लुएंसर आया एंड बोल दिया कि भाई इसका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिकली योर बिजनेस विल स्टार्ट बूमिंग. एंड वहीं कोई मीडिया हाउस आया, कोई इन्फ्लुएंसर आया और बोला कि इसका प्रोडक्ट एकदम बकवास है, इसको खरीदना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली बिजनेस अफेक्ट भी हो जाएगा नेगेटिवली या एडवर्सली. सो पब्लिक, मीडिया, एनजीओ, लोकल कम्युनिटी, all they create positively and negatively both to the business. favorable feedback मिलेगा तो positive response मिलेगा, एंड अगर अनफेवरेबल वे में किसी ने रिस्पॉन्स दे दिया तो फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा. ठीक है, चले आगे बढ़े. कमिंग टू नेक्स्ट वन. नाउ मैक्रो एनवायरनमेंट का अगर बात करें, मैक्रो एनवायरनमेंट जैसा कि मैंने आपको बोला क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट सारे जनरल फैक्टर्स है. ठीक है, जनरल फैक्टर्स यानी ये ओवरऑल सारे ही बिजनेसेस को इक्वली अफेक्ट करते हैं. इसमें वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो सारे बिजनेसेस को एक समान इंपैक्ट करेगा. जैसे कि all those external environment that either creates opportunity or creates a threat. प्लीज याद रखिएगा कि मैक्रो एनवायरनमेंट जो जनरल फोर्सेस है, एंड क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट एक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट है, ये या तो आपके लिए एक गेटवे बन जाता है. गेटवे मतलब आपके लिए रास्ता खोल देता है कि आप उस जगह पे जाके अपना प्रोडक्ट को बेच के या आइडेंटिफाई करके अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश कर सको, या तो फिर वो थ्रेट भी बन जाता है. थ्रेट का मतलब हो गया लिमिटेशन बन जाना, हिंड्रेंस बन जाना. ठीक है, या
फेवरेबल कंडीशन भी आप बोल सकते हो। थ्रेट को हम लोग अनफेवरेबल कंडीशन, टू बी स्पेसिफिक कीवर्ड में अगर बताएं, एंड अपॉर्चुनिटी को हम लोग फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आपने थ्योरी इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी पढ़ा है। इकोनॉमिक्स में कोई भी फैक्टर्स, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, प्राइस हो गया, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट हो गया, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन हो गया, आपका इनकम चेंज हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में चेंजेस आ गया, गवर्नमेंट बजट में चेंजेस आ गया, ये सब आपके बिजनेस के ऑपरेशन को इनडायरेक्टली, सारे बिजनेसेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो वो कहलाएगा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम अगर बढ़ गया तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा, उससे अगर डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली और गुड्स खरीदने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उससे कॉस्ट भी कम आ जाएगा, एंड फाइनेंशियल मार्केट का भी ग्रोथ देखने मिलेगा। सो सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। टॉकिंग अबाउट सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट क्या है? बेसिकली आपके कस्टम्स, आपके लाइफस्टाइल, आपके हैबिट, यानी मान लीजिए जैसे आज के कंज्यूमर्स जेनजीज का अगर बात करें तो वो लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो बोल के पैकेज्ड फूड आइटम्स का एंड एरेटेड ड्रिंक्स का डिमांड थोड़ा सा धीरे धीरे डाउन हो रहा है। प्रोटीन शेक्स का डिमांड इंक्रीज होते जा रहा है, हेल्थ सेंटर्स यानी जिम का डिमांड इंक्रीज होते जा रहा है। ये हो गया आपका सोशल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोविड से पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड चौक में पढ़ाते थे, आज के डेट में अगर ब्लैक बोर्ड और चौक में पढ़ाया जाएगा तो शायद कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। मान लीजिए अगर मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड नहीं होता और मैं अगर प्लेन व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता तो शायद मैं इतना एंगेजिंग क्लास को नहीं बना पाता। सो जैसे ही कोई भी चेंजेस आता है, कोविड के बाद एजुकेशन पूरा ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया, पूरा टेक ड्रिवन हो गया, तो अगर जिन लोगों ने अडेप्ट कर लिया वो लोग मार्केट में टिक गए, जो लोग नहीं कर पाए वो लोग मार्केट से आउट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, मूविंग अहेड। उसके बाद पॉलिटिकल एंड लीगल। नाउ पॉलिटिकल हो गया कि गवर्नमेंट में अगर कोई भी चेंज आया या गवर्नेंस में कोई भी चेंज आया तो वो भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। जैसे पॉलिटिकल डिसीजन हो गया आपका, एलपीजी ले लो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको लॉन्च किया। हर घर सूर्य योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो उसकी वजह से सोलार पैनल का डिमांड इंक्रीज हो गया। या बजट के टाइम पे कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट को या एरिया को ज्यादा फंड एलोकेशन मिलता है तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कंपनी का जो उस प्रोडक्ट के साथ डील करता है उनका भी शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो जाता है। सो कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द बिजनेस एज वेल। एंड लीगल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशन जो भी बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों को इंक्रीज कर दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली जिस दिन बजट लॉन्च हुआ था उस दिन मार्केट पूरा क्रैश कर गया, ढपाक से गिर गया। तो ये सारे हो गए आपके लीगल एनवायरनमेंट। कोई भी ज्यूरिसडिक्शन में या लॉ में चेंजेस आएगा तो वो भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें लॉ, एक्ट, जुडिशियल सिस्टम एटसेट्रा ये सारे आ गए। गॉट इट? अच्छे से इसको रीड कर लो, गो थ्रू कर लो, फिर आगे चलते हैं। पीडीएफ आपको ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आराम से मिल जाएगा आफ्टर आई फिनिश माय क्लास। See, if you want a complete story format explanation, I think who's asking this? Zestify edits. If you want a story format explanation, go and watch my videos. And if you want keyword driven revision, then watch these live session. ठीक है? iOS में ऐप का अगर आपको मेरा ऐप को एक्सेस करना है, यू नीड टू डाउनलोड Class Plus, and my organization code is PLYMMV. This is my organization code. इसको आप पंच इन करिए, आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। SWOT एनालिसिस, लास्ट पोर्शन। नाउ SWOT का मतलब क्या हो गया? SWOT is basically an acronym. You know what is the meaning of acronym? Acronym is a short form. ठीक है, जैसे फुल फॉर्म होता है ना, वैसे ही शॉर्ट फॉर्म होता है। एक्रोनिम है, किस चीज का एक्रोनिम है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये एक्रोनिम हो गया। ये बेसिकली किसी भी
बिजनेस का काइंड ऑफ बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में कुंडली बोलते हैं। किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका कुंडली बनाया जाता है देखने के लिए कि वो लाइफ में क्या करेगा, कैसा होगा, क्या कैसा उसका जीवन जाएगा। वैसे ही आप मान लीजिए कि ये एक बिजनेस का कुंडली है, जो बिजनेस का एक ब्लूप्रिंट, एक आइडिया बताता है कि एक बिजनेस का क्या क्या कैपेसिटी है, यानी बिजनेस क्या क्या कर सकता है। इनहेरेंट कैपेबिलिटी इज द कीवर्ड, दैट इज स्ट्रेंथ, जो कि मैंने आपको कीवर्ड बताया भी। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब हुआ कि ये विद इन है, ये बिजनेस के खुद के अंदर ही है। एंड वीकनेस भी विद इन द बिजनेस ही है, बिजनेस के अंदर ही है। सो इट इज इनहेरेंट लिमिटेशन, ठीक है। हिंड्रेंसेस, लिमिटेशन इज हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का अगर मतलब बताऊं तो रुकावट। जैसे अगर आप अपना स्वॉट एनालिसिस बनाएंगे तो आपका अंदर का रुकावट क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन, हर चीज को डिले करना, के बाद में करेंगे, उसके वजह से शायद आपका बोर्ड्स का रिजल्ट भी अफेक्ट हो सकता है। अगर थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ा होता तो ज्यादा अच्छा मार्क्स आता, डिले नहीं करता, तो वो आपका लिमिटेशन हो गया। स्ट्रेंथ आपका क्या हो जाएगा? प्रेशर में आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, प्रेशर में ज्यादा पढ़ाई हो जाती है, ठीक है, दैट इज योर स्ट्रेंथ। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया? जैसे अपॉर्चुनिटी हो गया आपको आर्यन ट्यूटोरियल का चैनल मिल गया, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी बन गई कि आपको लास्ट मिनट में कोई ऐसा टीचर मिल गया जो आईएससी ओरिएंटेड अच्छे से थोड़ा सा पढ़ा रहा है, कीवर्ड्स के साथ पढ़ा रहा है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। हाउएवर थ्रेट क्या है? थ्रेट हो गया, जैसे आप मान लीजिए मेरा आर्यन ट्यूटोरियल का थ्रेट क्या हो सकता है? आर्यन ट्यूटोरियल का थ्रेट हो सकता है उसका कॉम्पिटिटर्स, बाकी सारे भी कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में। हाउएवर आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव स्पिरिट, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट देन दैट कुड बी अ पोटेंशियल थ्रेट कि मेरा ऑडियंस किसी और के पास चल जाए, किसी और का ऑडियंस मेरे पास आ जाए उठ के, ठीक है, दैट इज अ थ्रेट। सो कीवर्ड्स का अगर बात किया जाए, स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट विद इन, इट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी। वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी इज सम फेवरेबल कंडीशन, मतलब जो गैप्स होते हैं उस गैप्स में जाके आपको अपना जगह बनाना पड़ता है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। एंड थ्रेट हो गया कोई अनफेवरेबल कंडीशन जो आपके बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। पर्पस क्या है इस स्वॉट एनालिसिस को समझने का या करने का? इसका गोल ये है कि आप अपने अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करने का मतलब होता है ग्रैब करना, ठीक है। कैपिटलाइज मींस हो गया ग्रैब करना, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सको एंड अपने थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है? रोक देना, नलिफाई कर देना, दैट इज न्यूट्रलाइज कर देना। आंसर इज व्हाट कैन वी डू एंड व्हाट अलाउज अस टू डू, उसके लिए स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। सो स्वॉट एनालिसिस और कुछ नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो आपको स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करता है, आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट को, जैसा कि एनालिसिस लिखा है तो ये एनालाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है, आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट को। दैट इज आपका स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। इज दैट क्लियर? चले आगे बढ़े। सो बिजनेस एनवायरमेंट इज डन हमारा। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग, चैप्टर नंबर 2। नाउ यहां से कौन सा यूनिट स्टार्ट होता है? यहां से यूनिट स्टार्ट होता है फाइनेंसिंग का, फाइनेंसिंग का, जो कि बिजनेस के लिए क्या है? उसका लाइफ ब्लड है। क्योंकि सब कुछ तो ठीक है, अगर पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ पाएगा। बोल के हम लोगों को फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। बेसिकली हमें पढ़ना है कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में, कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया फंड्स का रिक्वायरमेंट के बारे में, या अगर आपको सिंपल सादा भाषा में और बताऊं तो इसका मतलब हुआ अरेंजमेंट। फाइनेंसिंग और कुछ नहीं है, आपको अरेंज करना है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ कैश, रोकड़ा या फिर क्रेडिट। क्योंकि जाहिर सी बात है सारा पूरा पूरी फंड आपके पास खुद नहीं हो सकता है, बोल के आप कैश या क्रेडिट दोनों के ऊपर डिपेंड करते हो अपना ऑपरेशन के लिए, अपने वर्किंग के लिए, ठीक है। सो देखिए यहां क्या क्या कीवर्ड्स जैसे डाले गए हैं। फाइनेंस के साथ डील करेगा, बैलेंसिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ डील करेगा, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन के ऊपर डील करेगा बिजनेस का। दैट इज व्हाट कैपिटल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, या फाइनेंसिंग इज ऑल अबाउट, ठीक है, कैपिटल मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग।
वेरी गुड युवराज चौधरी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है एंड देन नेचर, नेचर यानी उसका फीचर्स क्या है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। कीवर्ड इज अरेंजमेंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हो गया बोरोइंग्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कैश या फिर बोरोइंग्स, क्रेडिट, ठीक है, फॉर स्मूथ ऑपरेशन। स्मूथ ऑपरेशन का मतलब हुआ फॉर इजी वर्किंग, फॉर इजी वर्किंग और ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। इसमें कौन कौन से हिस्सा या कौन कौन सा एलिमेंट आता है, जैसे स्टेप। स्टेप क्या है, फाइनेंस का स्टेप है कि आपको प्लान करना है। प्लान किस चीज का करना है, मॉनेटरी रिसोर्सेज का प्लानिंग, कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है, दैट इज प्लानिंग। उसके बाद रेजिंग, रेजिंग यानी अलग अलग सोर्सेज से किस किस सोर्स से आप पैसा उठाओगे उसको रेजिंग बोलते हैं। मैनेजिंग द फंड यानी कहां कहां उस फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फंड। एंड देन कंट्रोलिंग द मनी एंड कैपिटल फंड, यानी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल ना हो जाए, उसको इंश्योर करना को मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मनी एंड कैपिटल फंड, दैट इज आपका बिजनेस फाइनेंस। नाउ नेचर का अगर बात करें, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस मतलब हो गया आपका फीचर्स क्या है, ठीक है। नेचर यानी हो गया फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है या बिहेवियर कैसा है बिजनेस फाइनेंस का। जब बिजनेस फाइनेंस का बात करें तो इसमें हम लोग दोनों टाइप का फंड ले रहा है, ओन्ड फंड भी ले रहा है और कैपिटल बोरोड फंड भी ले रहा है। सो इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल और फंड यूज इन बिजनेस, ठीक है। बी इट योर ओन्ड फंड, चाहे आप अपना खुद का पैसा लगाओ या चाहे आप बोरोड फंड लो, दोनों टाइप का फंड इसमें आ गया। देन दूसरा बिहेवियर है कि नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, चाहे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, पैसा का रिक्वायरमेंट हर एक बिजनेस को पड़ता है। सो फंड इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस। एंड देन जब हम लोग कैपिटल फाइनेंस या फाइनेंसिंग के साथ डील करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली पैसा लेके आ जाना है, इसमें भी बहुत सारा काम है। सबसे पहले कि कितना पैसा चाहिए, एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। दूसरा है सोर्सेस, कहां कहां से पैसा आएगा, कितना प्रपोर्शन ओन फंड से आएगा, कितना बोरोड से आएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, कहां कहां उस पैसा को लगाना है, कहां कहां उस पैसा को यूज करना है। एंड देन मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैसे उस कैश होल्डिंग को, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज को संभालना है। डिस्पोजल का मतलब होता है स्पेंडिंग, डिस्पोजल का मतलब होता है स्पेंडिंग, कहां कहां फंड को स्पेंड करना है। एंड देन कंट्रोल करने का मतलब हो गया मैनेजमेंट ऑफ फंड, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फंड। एंड दैट टू कैसा मैनेजमेंट, जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है जस्ट, जस्ट या फिर आप उसको राइट भी बोल सकते हो, राइटफुल, ठीक है, जुडिशियस और राइटफुल मैनेजमेंट ऑफ फंड, ठीक है, राइटफुल मैनेजमेंट ऑफ फंड। इसके अलावा और क्या फीचर है, अमाउंट डिफर्स फ्रॉम द नेचर एंड साइज एंड टाइम पीरियड, यानी कितना फंड किस बिजनेस को रिक्वायरमेंट होगा वो डिफर करेगा अलग अलग बिजनेस के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से ज्यादा फंड का रिक्वायरमेंट है। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग का मतलब हो गया बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस है, तो उसमें फंड रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। एंड देन अवेलेबिलिटी डिटरमाइंस द स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी आपके पास क्या फंड अवेलेबल होगा टाइमली कि नहीं होगा, उस पर डिपेंड करेगा आपका बिजनेस का ऑपरेशन यानी वर्किंग कैसा होगा। टाइमली फंड मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका फंड रिक्वायरमेंट, just one second, there are some people just acting over smart, just one second. ठीक है, आपके पास कितना टाइमली अवेलेबिलिटी हो रहा है फंड का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन यानी साइज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैसा होगा, बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज आई सेड, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, यानी फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस ऑपरेशन कैसा चलेगा। अगर आपको बिजनेस को सेटअप, एस्टैब्लिश मतलब हो गया सेटअप करना है तो फंड चाहिए। अगर आपको कोई भी परचेज ऑफ फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स करना है, कुछ भी खरीदना है बिजनेस को रन करने के लिए, कोई भी एसेट्स का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आपको फंड चाहिए, फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है।
अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए भी फंड का रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सेल करना है, सेल करने के लिए जो आपको सेल्स फोर्स लगेगा, लोग चाहिए होंगे, एडवर्टाइजमेंट करना होगा, पब्लिसिटी करना होगा, प्रमोशन करना होगा, ये सब के लिए भी फंड चाहिए। एक्सपैंड करना है, बिजनेस को ग्रो करना है या मॉडर्नाइज करना है, इन सारे एक्टिविटीज के लिए फंड चाहिए होता है। सो फाइनेंस इज देयरफॉर जस्टिफाइड एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। इट इज रिक्वायर्ड, लाइफ ब्लड क्यों है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड रनिंग बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, दैट इज योर कीवर्ड। इट इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग का मतलब हो गया सेटिंग अप, मैनेजिंग एंड रनिंग योर बिजनेस ऑपरेशन। दैट इज व्हाई इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। नाउ अगर आपके पास फंड का अवेलेबिलिटी हो, अगर आपके पास फंड का अवेलेबिलिटी हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट या क्या एडवांटेज मिलता है? आप अपने लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब समझते हो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी बर्डन, उधार जो आपको चुकाना है उसको टाइमली दे सकते हो, आपका क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, आप अपने अपॉर्चुनिटीज को जल्दी ग्रैब कर सकते हो, आपके पास ज्यादा फंड है तो आप रॉ मटेरियल को बल्क में खरीद के ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, वो आपको एडवांटेज देगा। स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड बिजनेस, यानी कभी भी अगर मान लीजिए कोई शॉक आ गया, कोई मार्केट में ऐसा क्लाइमेट आ गया जो कि बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास फंड होगा तो आप ऑटोमेटिकली जितना भी एक्सपेंसेस है उसको इजीली डील कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा आप अपने प्लांट मशीनरी को टाइमली रिप्लेस कर सकते हो। आप रिसेशन, रिसेशन जैसे इकोनॉमिक्स में रिसेशन क्या होता है? डाउनवर्ड स्विंग, डाउनवर्ड मूवमेंट जिसमें प्रोडक्शन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों कम है। कोविड-19 वाज एन एग्जांपल ऑफ रिसेशन। उस टाइम पे अगर आपके पास फंड होगा तो आप आराम से उन सारे ट्रेड साइकिल्स को या ट्रेड शॉक को भी एंड्योर कर लोगे। एंड फंड डिसाइड करेगा आपका साइज एंड ऑपरेशन कितना है, यानी जितना ज्यादा फंड आप उतना बड़ा बिजनेस, उतना बड़ा गेम खेल सकते हो, जितना कम फंड उतना कम गेम खेल सकते हो। ठीक है, सो 5 से 6 पॉइंट बाकी आप फटाफट से गो थ्रू कर लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, यू कैन राइट दैट, युवराज चौधरी। एंश्योर साउंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड गुडविल। अगर आपके पास फंड है, आप कोलैबोरेशन कर पाओगे अच्छे अच्छे लोगों के साथ। मान लीजिए मेरे पास फंड है, मेरे को अगर किसी बड़ा कंपनी के साथ जुड़ना है तो मैं जुड़ पाऊंगा ऑटोमेटिकली। अगर एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं फंड होने की वजह से कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, या वो वाला कंपनी आप में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे आप शार्क टैंक में लेके अपने बिजनेस को लेके चल गए, ऑटोमेटिकली आपका गुडविल भी एनहांस हो जाएगा। ठीक है, नेचर सिलेबस में नहीं है, किसने कह दिया आपको? ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स, 8th पॉइंट समझना है। देखो, डू यू अग्री देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड द गुड्स व्हिच विल बी सोल्ड। आपने अगर आज प्रोडक्शन किया तो ऑटोमेटिकली उसको बिकने में थोड़ा समय लगेगा, कल का कल प्रोडक्ट नहीं बिक जाएगा, बट उस गैप के दौरान, बीच के समय के दौरान क्या आपका एक्सपेंसेस रुकेगा? मैंने आज एक फर्नीचर बनाया, वो फर्नीचर बिकते बिकते 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना बाद कस्टमर आया, उसको पसंद आया एंड देन वो फर्नीचर बिका, बट 2.5 महीना के लिए जो मेरा ऑपरेशनल कॉस्ट है, स्टाफ का खर्चा है, लाइटिंग का खर्चा है, शोरूम का खर्चा है, वो तो रुकेगा नहीं, रेंट रुकेगा नहीं, तो उसके लिए फंड का रिक्वायरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अंडरस्टूड। चले आगे बढ़े अब। नाउ मूविंग अहेड, अलग अलग टाइप के बिजनेस को अलग अलग टाइप का फंड रिक्वायरमेंट होता है। सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज, एंटिटीज इन डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस। जैसे सोल प्रोप्राइटर का यानी इंडिविजुअल बिजनेस का बात करें तो उनका फंड रिक्वायरमेंट छोटा होगा। फॉर एग्जांपल आर्यन ट्यूटोरियल, आर्यन ट्यूटोरियल इज अ सोल प्रोप्राइटर, तो उसका फंड रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली छोटा है देन दैट ऑफ फिजिक्स वाला व्हिच इज अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन, राइट। सो स्मॉल स्केल बिजनेसेस को कम पैसा चाहिए होता है, वो लोग यूजुअली अपना पैसा कहां से लाता है? खुद का कैपिटल लेके आता है, ओनर का खुद का कंट्रीब्यूशन, या तो फिर अपना खुद का प्रॉफिट, पास्ट में जो प्रॉफिट था उसको प्लाउ बैक करना।
रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब हुआ कि अपने ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना अपने बिजनेस में, दैट इज रिटेनिंग बैक और प्लाउइंग बैक द प्रॉफिट। या फिर वो लोग क्या कर सकता है, वो लोग लोन ले सकता है अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले सकता है, लॉन्ग टर्म लोन्स भी ले सकता है अलग अलग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ। हाउएवर पार्टनरशिप थोड़ा सा बड़े स्केल पे ऑपरेट करता है, बोल के उनका फंड रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। एट द सेम टाइम लेकिन अगर बहुत बड़े कंपनी का बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया जिसके साथ हम लोग थर्ड चैप्टर में डील करेंगे, वही हमारा प्राइमरी फोकस है, क्योंकि वो लार्ज स्केल ऑपरेशन यानी वर्किंग पे डील करता है, उनका प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्किंग बहुत बड़ा रहता है, बोल के उनको लार्ज फंड का रिक्वायरमेंट होता है, दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो बोल के वो लोग कहां कहां से पैसा उठाता है, या तो वो लोग शेयर कैपिटल मतलब हो गया या तो ओन्ड फंड, शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी का शेयर बेच के वो लोग ओनरशिप कैपिटल के थ्रू पैसा को जनरेट करता है, या तो फिर वो लोग बोरोड फंड लेता है, बोरोड फंड मतलब हो गया उनका लायबिलिटी, बोरोड फंड हो गया उनका लायबिलिटी, जिसमें वो लोग डिबेंचर्स हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हो गया या कमर्शियल बैंक से लोन हो गया, अलग अलग सोर्सेस से लोन उठाते हैं। या फिर जो उनका प्रॉफिट रहता है, सरप्लस प्रॉफिट जो रहता है, सरप्लस प्रॉफिट जो रहता है उसी को वो लोग प्लाउ बैक करते हैं, ठीक है। प्लाउ बैक करने का मतलब हुआ रिटेन करना, ठीक है, रिटेनिंग ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। तो ये हो गया अलग अलग सोर्सेस जहां से जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना फंड को मैनेज करता है। The new topics which you are talking about beta, UPI and all those things which have been added, आप जब मेरे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, आप देखिएगा वहां पे क्लास 12 का कॉमर्स का एक नोट्स का पूरा सेक्शन बना हुआ है, वहां पे पहला ही पीडीएफ दिया है न्यूली एडेड टॉपिक्स बोल के, आप उससे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। चले आगे बढ़े। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि आप अपने फाइनेंसेस को अरेंज करने के साथ साथ प्लान आउट भी कर रहे हो, मैनेज भी कर रहे हो, सोर्सेस को भी आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कहां कहां से पैसा उठाना है। सो प्लानिंग इज बेसिकली a series of activities which is to be done so that cash or credit can be arranged and it can be allocated by the end. So देखिए क्या क्या दिया है, it is a process of, first of all, first keyword is estimating कि कितना पैसा का रिक्वायरमेंट होगा, सेकंड इज सोर्सेस, कहां कहां से पैसा उठा सकते हैं, कितना प्रपोर्शन इक्विटी से लेना है, कितना प्रपोर्शन डेट लेना है यानी लोन लेना है, कितना प्रपोर्शन रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू उठाना है, एंड देन डिसाइडिंग कि कहां कहां से वो पैसा लिया जाएगा, एंड देन उसके बाद आता है चौथा इज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब हो गया एलोकेशन, ठीक है, एलोकेशन ऑफ फंड। ये हो गया आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर फीचर्स का बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप डिसाइड करते हो कब, कहां, क्यों, कब पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा एंड क्यों चाहिए, वो पैसा का रिक्वायरमेंट क्या है। फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि फाइनेंशियल प्लान का बात कर रहा है तो ये प्रिपेयर्ड इन एडवांस होता है, ठीक है, आप एडवांस में ही प्रिपेयर कर लेते हो, यानी फॉरकास्टिंग के थ्रू। फॉरकास्टिंग का मतलब हो गया प्रिडिक्शन के थ्रू, प्रिडिक्शन के थ्रू ही आप एडवांस में प्रिपेयर कर लेते हो कि आपको कितना पैसा का रिक्वायरमेंट होगा। एंड देन जब आप प्लान करते हो तो आप उसमें डिसाइड करते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव यानी आपके गोल क्या है, पर्पस क्या है, किसके लिए फाइनेंस चाहिए, पॉलिसीज क्या होगा एंड प्रोसीजर क्या होगा उस फंड को मैनेज करने का, ठीक है। सो अच्छे से आप गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए, कुछ पूछना है। फाइनेंशियल प्लानिंग में financial for forecasting is a literary device that was foreshadowing there, not forecasting, ठीक है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली डिसीजन लेना होता है ऑन द कैपिटलाइजेशन, यानी कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हो गया कि इक्विटी इज टू डेट कितना होगा, कितना पैसा शेयर से उठाया जाएगा, कितना लोन लिया जाएगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया।
कैपिटल बजटिंग यानी कितना डिपार्टमेंट को पैसा देना है, क्रेडिट कहां कहां से आएगा, एंड डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड का मतलब हो गया कि शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो शेयर होल्डर्स अपना पैसा लगाएंगे उसको डिसाइड करना को हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, कोई पूछ रहा है बिजेर बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में डिफरेंस क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप सब कुछ बनाते हो फाइनेंस से रिलेटेड, बट बजट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद एलोकेशन, कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा अलॉट किया जाएगा, दैट इज बजटिंग। ठीक है, नोट्स बेटा एक बार रीड करना पड़ेगा जितेश, यू विल हैव टू गो थ्रू माय नोट्स वंस। ठीक है, नोट्स आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, yes, financing is wider than budgeting. Budgeting is a part of financing. Budgeting is a part of financing, however financing is much more than just budgeting. ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्यों प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई डू वी नीड टू प्लान आवर फाइनेंस, ताकि शॉर्टेज या सरप्लस ना हो जाए। शॉर्टेज हो गया फंड का तो भी मुसीबत, सरप्लस हो गया तो ओवर स्पेंडिंग होगा, सरप्लस से ओवर स्पेंडिंग होगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स टू अवॉइड रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ एंड शॉर्टेज इफ प्लान इज एब्सेंट। यानी अगर आपको ग्रो करना है, आपके पास ऑलरेडी प्लान नहीं होगा, तो हो सकता है आपको डिजायर्ड वे में जैसे ग्रो करना है वैसे आप ना कर पाओ, तो उसको अवॉइड करने के लिए पहले से एडवांस में फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, टू गाइड अ साउंड, साउंड मीन्स रैशनल, सही, साउंड मीन्स रैशनल कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कितना डेट का रिक्वायरमेंट है, कितना इक्विटी का रिक्वायरमेंट है, उसको रैशनली फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा अगर डेट के ऊपर डिपेंड किया जाए तो हो सकता है कि कंपनी के एसेट्स के ऊपर आंच आ जाए, एंड बहुत ज्यादा इक्विटी के ऊपर डिपेंड कर दिया जाए तो हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट या अर्निंग जो है वो रिड्यूस हो जाए। सो दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, जितना हो सके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना फंड का, जितना आपने पैसा लगाया है सिर्फ लगाने से तो नहीं होगा ना, उसको निचोड़ना भी पड़ेगा, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हो सकता है। एट द सेम टाइम कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शनल एरियाज, किस डिपार्टमेंट को कितना फंड का रिक्वायरमेंट है उसको पहले से आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो जाए कि किसी डिपार्टमेंट को ज्यादा फंड मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, जिसकी वजह से ऑपरेशन में कोई हिंड्रेंस आ जाए, उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। एंड इफेक्टिव कंट्रोल, यानी आपने जो भी अपना टारगेट बजट बनाया है, आप पहले से ही तो प्लान कर लोगे ना, जैसे मैनेजमेंट चैप्टर भी हम लोग करते हैं, तो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, हम लोग बोलते हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या क्या अचीव करना है फाइनेंशियली। एट द सेम टाइम जब आप बजट बनाओगे या जो भी फोरकास्ट करोगे, जब आप रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे और एंड रिजल्ट देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वेदर आपके प्लान के अकॉर्डिंगली काम हुआ है कि नहीं हुआ है, कहां कहां डेविएशन आए थे, प्रॉब्लम आए थे, एंड किस गैप को कवर अप करना है, उस चीज में हेल्प करता है। ठीक है, गॉट इट। And shock protection, it prepares the business for different kinds of business shock and future surprises। उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़े। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड गियरिंग, यानी कैपिटल का कॉम्पोजिशन कैसा होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब ही हुआ कि व्हाट कंपोजेस कैपिटल, कॉम्पोजिशन का मतलब हो गया मेकअप, कि एक बिजनेस का कैपिटल रिक्वायरमेंट किस चीज से बना हुआ है, कैसे कंपोज हुआ है। ठीक है, जब हम लोग प्लानिंग करेंगे तब आपको वहां पे बता दूंगा मैं किस चीज से बना हुआ है। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट के, कहां कहां से पैसा आएगा। या तो आप डेट के थ्रू पैसा ले सकते हो, या तो फिर आप इक्विटी यानी कि ओन्ड फंड के थ्रू पैसा ले सकते हो। इसका प्रपोर्शन बनाना पड़ता है।
ठीक है, इसका प्रपोर्शन बनाना पड़ता है फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए या कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हुए या कॉम्पोजिशन को डिसाइड करते हुए, जिसमें अगर आप ज्यादा डेट के ऊपर डिपेंड करते हो एंड इक्विटी के ऊपर कम डिपेंड करते हो तो उसको हम लोग हाई गियरिंग या हाई डेट या ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी का इस्तेमाल कम हुआ बोल के उसको थिन इक्विटी बोला जाएगा। लेकिन अगर आप इक्विटी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हो तो उसको लो गियरिंग हाई इक्विटी या ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी बोला जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक नोट ऑफ दैट। द नेम्स आर इंपॉर्टेंट एंड कलेक्टिवली इसका नाम पड़ता है फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, इसको फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोला जाता है। जब आप दोनों को इक्विटी और डेट दोनों को इस्तेमाल करते हो तो उसको हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। ठीक है, या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। नाउ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेनिफिशियल कब होता है? कंडीशन ओनली व्हेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा हो देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, तभी आप बोल सकते हो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको रिटर्न ज्यादा नहीं आ रहे हैं एंड आपने बहुत ज्यादा लोन ले लिया है, तो लोन तो आपके ऊपर एक फिक्स लायबिलिटी या फिक्स बर्डन है, उसको पे करने के बाद अगर रिटर्न्स नहीं बचेगा तो आप शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं कर पाओगे, उससे अर्निंग पर शेयर रिड्यूस होगा एंड उससे आपका मार्केट में जो इमेज है, गुडविल है, वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर दैन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज बेनिफिशियल। या इट इज बेसिकली बैलेंस बिटवीन बोथ। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड, फैक्टर्स जो कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, कौन कौन सा फैक्टर्स है? एक तो हो गया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, राइट, कि आपको कितना प्रपोर्शन ऑफ डेट चाहिए, कितना प्रपोर्शन ऑफ ओन फंड्स चाहिए। दूसरा है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, आप कंट्रोल क्या अपने पास रखना चाहते हो? अगर आप कंट्रोल अपने पास रिटेन करके रखना चाहते हो और डाइल्यूट नहीं करना चाहते हो, देन डेट इज प्रेफर्ड। बट वहीं अगर आप कंट्रोल देना चाहते हो, दूसरों को बांटना चाहते हो, तो फिर इन दैट केस आप इक्विटी के ऊपर डिपेंड कर सकते हो। तो ये कंपनी का खुद का गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको ज्यादा इक्विटी यूज करना है या ज्यादा डेट को यूज करना है। तीसरा इज नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मान लीजिए आपको आज पैसा उठाना है, बाद में हो सके कि मैं बस पैसा को रिडीम कर दूं, रीपे बैक करके आराम से निकल जाऊं, तो उसके लिए फिर आपका डिबेंचर्स को यूज करना या डेट को इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। उसको रीपे करके आप अपना लायबिलिटी से बच गए, यानी चुका दिया। बट अगर आप चाहते हो कि आपको परमानेंट कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो फिर इक्विटी इज प्रेफर्ड इन दैट केस, क्योंकि इक्विटी लॉकअप हो जाता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है। अगर स्टेबल इनकम आता है, आपके पास रेगुलरली पैसा आता है, तो फिर आप आराम से हाई गियरिंग अलाउड। हाई गियरिंग का मतलब हो गया आप ज्यादा इक्विटी का इस्तेमाल करो, कम डेट का इस्तेमाल करो। बट अगर इनकम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, इन दैट केस यू नो नहीं, अगर आपको स्टेबल इनकम आता है तो फिर आप ज्यादा डेट का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है तो फिर इक्विटी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी के ऊपर डिविडेंड जो है, रिटर्न्स जो है, दैट इज विद द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर डिक्लेयर करेगा, प्रमोटर्स अगर डिक्लेयर करेगा कि डिविडेंड देना है तो वो लोग देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट को भी आप कंसिडर करोगे। जैसे इक्विटी को इश्यू करने का खर्चा बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर टू दैट ऑफ अदर। डेट लेना, डेट में उतना ज्यादा हाई नहीं है, क्योंकि इक्विटी में आपको प्रोस्पेक्टस हो गया, इशुइंग चार्जेस हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं उसका ब्रोकरेज चार्जेस हो गया, ब्रोकरेज कमीशन हो गया, जिसकी वजह से इक्विटी थोड़ा एक्सपेंसिव बन जाता है कंपेयर टू डेट। उसको आप कंसिडर करोगे। फिर आपको कितना टाइम पीरियड के लिए चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, उसके लिए भी आप कंसिडर करके डिसाइड करोगे। अगर आपको परमानेंट पैसा का रिक्वायरमेंट है तो इक्विटी, मीडियम टर्म का रिक्वायरमेंट है या लॉन्ग शॉर्ट टर्म का रिक्वायरमेंट है तो फिर इन दैट केस आप डेट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, सो 5 पॉइंट 6 पॉइंट कर लिए, बाकी का आप खुद से आराम से इसको रीड कर लो, देख लो।
कैपिटल मार्केट कंडीशन, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट यानी हो गया आपका लीगल नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नीड ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, कैश फ्लो पोजीशन कैसा है, ठीक है। नीड ऑफ इन्वेस्टर्स 2 बार आ गया, माय बैड। आपके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगा आफ्टर टुडेज क्लास। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट फंड का रिक्वायरमेंट 2 मेन पर्पस के लिए होता है, या तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए या तो करंट एसेट्स खरीदने के लिए। तो जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। किस लिए चाहिए? अक्वायरिंग, these funds are required for acquiring fixed assets of the company. नाउ फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग अकाउंट स्टूडेंट है, ऑलरेडी आपको पता है। फिक्स्ड एसेट्स को ब्लॉक कैपिटल बोला जाता है, आई थिंक आपको पता होगा। ब्लॉक कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैसा जो है वो लॉक हो जाता है बिजनेस के अंदर में, दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज अ ब्लॉक कैपिटल। फंड्स फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉट फॉर रीसेल, यूज्ड टू रिपीटेडली जनरेट इनकम इन द बिजनेस, दैट इज व्हाई फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड। डेफिनेशन आप खुद से रीड कर सकते हो। किस किस पर्पस के लिए चाहिए होगा? कोई नया बिजनेस को सेटअप करना है, उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स चाहिए। मॉडर्नाइज करना है, उसके लिए चाहिए। एक्सपैंड करना है यानी ग्रो करना है, उसके लिए चाहिए फिक्स्ड एसेट्स। डाइवर्सिफाई यानी वेरिड प्रोडक्ट लाइंस में जाना है, तो उसके लिए भी आपका फिक्स्ड एसेट्स का रिक्वायरमेंट होता है। कहां से पैसा उठाया जा सकता है? या तो शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू, या लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप ले सकते हो, ठीक है। सिलेबस खत्म हो चुका है, पीवाईक्यू सैंपल पेपर दोनों साइमल्टेनियसली करो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, फिक्स्ड फैक्टर्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कितना फिक्स फैक्टर का रिक्वायरमेंट है, वो कौन से चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है, साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स। जैसे नेचर ऑफ बिजनेस का अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर आप प्रोडक्शन करते हो कोई चीज का, तो ऑटोमेटिकली फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। ट्रेडिंग है, सिर्फ बाइंग सेलिंग करते हो, तो वहां पे फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। साइज ऑफ द बिजनेस, लार्ज स्केल एंटरप्राइज है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगा कंपेयर टू छोटा एंटरप्राइजेस। अगर आप मशीन वगैरह बनाते हो, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट मतलब मशीन वगैरह बनाते हो, तो उसके लिए फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। किस टाइप का आप प्रोडक्शन मेथड करते हो? अगर आप पूरा ऑटोमेटेड प्रोडक्शन करते हो, यानी बहुत ज्यादा हैवी मशीन या सोफिस्टिकेटेड मशीन का इस्तेमाल करते हो, तो वहां पे फिर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। बट वहीं अगर आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह में डील करते हो, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। अगर आप बहुत सारा प्रोडक्ट, मल्टी लाइन प्रोडक्ट बनाते हो, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि उतना फैक्ट्री सेटअप चाहिए होगा। बट वहीं अगर आप आउटसोर्स कर लेते हो, बाहर से कुछ खरीद लेते हो, थोड़ा बहुत कुछ बनाते हो, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। आप कैसे परचेज करना चाहते हो फिक्स कैपिटल, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपका आउटराइट परचेज है, आउटराइट परचेज मतलब आप पूरा कैश देके खरीदते हो, तो ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर आप हायर परचेज सिस्टम को यूज करते हो, यानी कि कुछ पैसा डाउन पेमेंट देके बाकी का पैसा का लोन ले लिया, तो उस इन दैट केस आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा, ठीक है। ये हो गए आपके कुछ फैक्टर्स। ऑन द अदर हैंड, वर्किंग कैपिटल का अगर बात करें, वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया सर्कुलेटिंग कैपिटल, या जिसको हम लोग रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं। इसको रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं। नाउ रिवॉल्विंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप ये पूरा साइकिल देखिए कैसा है। सबसे पहले कैश, कैश से रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल से काम हुआ, काम से फिनिश गुड बना, वो बिका, उससे पैसा आया, कैश में कन्वर्ट हुआ, एंड वापस से ये घूमते रहेगा। यानी इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग, रिवॉल्विंग और रोटेटिंग इन द बिजनेस इटसेल्फ। दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज योर रिवॉल्विंग कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल। यानी ये वो पैसा है जो हमारे करंट एसेट्स में हमने लगा के रखे हैं। ये लिक्विड फंड है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके भी 2 टाइप है। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल,
टोटल वर्किंग कैपिटल को ग्रॉस बोला जाता है, एंड नेट का मतलब हो गया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आप करते हो तो नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाता है। किस किस पर्पस के लिए चाहिए आपका? रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए चाहिए, वेजेस पे करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए चाहिए, अपने डेली एक्सपेंसेस एंड ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए चाहिए, उसके लिए हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। इसका भी जो फैक्टर्स है वो एकदम फिक्स कैपिटल की तरह सेम है, एकदम सेम है। अच्छा, उससे पहले बट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कितना टाइप का वर्किंग कैपिटल है? एक तो परमानेंट, ये वो पैसा है जो हर बिजनेस को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। और एक होता है टेम्पररी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, यानी जैसे ये मान लीजिए ये आपका मिनिमम अमाउंट विच इज परमानेंटली रिक्वायर्ड, एंड ये विड्रॉ भी नहीं किया जाता, ये लॉन्ग टर्म सोर्स की तरह होता है, ठीक है। लाइक इनिशियली चाहिए होता है स्टार्टअप करने के लिए बिजनेस को जो पैसा चाहिए होता है वो हो गया आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल। एंड देन रेगुलर, मतलब आपका डे टू डे मंथ ऑन मंथ जो ऑपरेशन का खर्चा आएगा उसके लिए जो पैसा चाहिए वो आपका रेगुलर वर्किंग कैपिटल हो गया, कि हर महीना मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो इतना है ही है। बट टॉकिंग अबाउट टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, जब कोई सीजनल डिमांड आता है, पीक सीजन आता है या कोई स्पेशल डिमांड आता है, उस केस में उस टाइम पीरियड पे हमें एक्स्ट्रा एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। जैसे हमारी यहाँ पे मिठाई की भी दुकान है, एक तो हो गया हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो स्टाफ है उसका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, रॉ मटेरियल जो मिठाई बनेगा हर महीने का वो हो गया। उसके अलावा जो फेस्टिव सीजन आता है उसमें थोड़ा ज्यादा रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, थोड़े ज्यादा स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो आपका टेम्पररी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। Now, what are the factors that affect your working capital requirement? Again, same points fixed capital के तरह ही है। जैसे नेचर, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा कंपेयर टू ट्रेडिंग बिजनेस, यूटिलिटी रिलेटेड बिजनेस। साइज, बड़ा बिजनेस है तो उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा कंपेयर टू छोटा। साइकिल, अगर प्रोडक्शन में और सेलिंग में टाइम गैप बहुत ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा कंपेयर टू दोस बिजनेसेस जिनका प्रोडक्शन एंड सेल्स इमीडिएटली हो जाता है। जैसे सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन हो रहा है एंड इमीडिएटली सेल भी हो जा रहा है तो उनको इमीडिएट कैश भी मिल जा रहा है, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम पड़ता है, ठीक है। टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है कि आप कितना जल्दी पैसा को रिकवर कर सकते हो। अगर रैपिड टर्नओवर है तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा, लेकिन अगर आपका टर्नओवर स्लो है, पैसा रिकवरी होने में टाइम लगता है, तो फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। टर्म्स, अगर आप क्रेडिट सेल्स को प्रमोट करते हो, मतलब आप उधार में गुड्स को बेचते हो, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फिर ज्यादा होगा क्योंकि कैश आने में टाइम लगेगा। बट अगर आप कैश बेसिस में डील करते हो तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा, ठीक है। एफिशिएंसी, अगर आपका बिजनेस एफिशिएंट है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कर लेता है, बहुत जल्दी जल्दी बेच देता है, तो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गया कंपेयर टू इनएफिशिएंट एंटरप्राइजेस। गुडविल, अगर ज्यादा अच्छा गुडविल है और बाहर से लोन आपको मिल जाता है तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोन लेके अपना गुजारा कर सकते हो। लेकिन अगर आपका गुडविल मार्केट में अच्छा नहीं है तो फिर शायद आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। एंड देन आप आता है आपका डिफरेंसेस, इसको आप खुद से देख लो एंड वी फिनिश आवर चैप्टर 2 एज वेल, ठीक है। कॉमिक कॉमिकल गैंगसिंग ये लाइफ कब तक होगी? देखो बेटा, जब तक हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। चलो 2 मिनट्स ब्रेक, पानी वानी पी लो, 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आपको, मैं भी थोड़ा सांस ले लूं, एंड देन वील स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर व्हिच इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मिष्टू, मेरे को समझ नहीं आया, आप स्टोरी फॉर्मेट वाला वीडियो देख लेना बेटा, ठीक है। 2 मिनट्स ब्रेक, फिर स्टार्ट करते हैं।
चलो स्टार्ट किया जाए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एग्जाम में पॉइंट वाइज आंसर लिखना होता है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन हु हैव सब पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना होता है बेटा। पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो बेटर होता है करेक्शन करने में, ठीक है। इको आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी, आई गॉट योर बैक प्रशांत शाह। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ सोर्सेज का मतलब हुआ कि कहां कहां से पैसा को उठाया जा सकता है, किस किस सोर्सेज से पैसा को, फंड को अरेंज किया जा सकता है। नाउ इसको दो हिस्सा में डिवाइड किया गया है, या तो आप ओन फंड अपना खुद का पैसा लगा लो, या तो बोरोड फंड यानी लोन्स ले लो, ठीक है। बोरोड फंड हो गया, लोन्स। तो ओन्ड फंड का अगर बात करें, ओन्ड फंड में क्या क्या आ सकता है, या तो आप शेयर्स के थ्रू, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा उठा सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे क्या होता है, या तो अपना खुद का प्रॉफिट को, सरप्लस प्रॉफिट को रिटेन कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में, ठीक है। नाउ किस लिए फंड चाहिए होता है, या तो यूजेज के लिए। यूजेज का मतलब क्या हो गया कि अगर आप परचेज करोगे कोई चीज तभी तो उसको इस्तेमाल करोगे। सो इन अदर वर्ड्स परचेज करने के लिए, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो या चाहे वो करंट एसेट्स हो, उनको परचेज करके यूज करने के लिए फंड का रिक्वायरमेंट होता है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा होता है मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस मतलब हो गया ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशंस का मतलब हो गया बिजनेस को रन करने के लिए फंड का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें अपना बोरोड फंड का, तो बोरोड फंड आप डिबेंचर्स के थ्रू उठा सकते हो, या तो आप लोन ले सकते हो अलग अलग सोर्सेज से, पब्लिक डिपॉजिट और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे पॉइंट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते सबसे पहले ओन फंड के साथ। नाउ टॉकिंग अबाउट ओन फंड, उसमें पहला है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को हम लोग ओनरशिप कैपिटल भी बोलते हैं। ओनरशिप कैपिटल बोला जाता है इक्विटी शेयर्स को। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंपनी का शेयर्स लेते हैं वो लोग ओनर्स बन जाते हैं, दे बिकम द को ओनर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज इक्विटी शेयर्स। ओनरशिप कैपिटल, दे आर द रिस्क बेरर्स, यानी रिस्क बेरर्स का मतलब हो गया कि जिनके पास इक्विटी शेयर होता है, दे सिंक एंड स्विम विथ द कंपनी। अगर कंपनी बूम कर रहा है, कंपनी प्रॉस्पर कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू स्विम विद द कंपनी, इन अदर वर्ड्स दे आर गोइंग टू प्रॉस्पर। बट अगर कंपनी का हालत खराब है, टाइट है, तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, रिटर्न आना मुश्किल हो जाता है। दैट इज व्हाई इक्विटी शेयर कैरीज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क। एट द सेम टाइम अ नोट वर्दी पॉइंट इज दैट कि इक्विटी शेयर इज रिगार्डेड एज योर परमानेंट कैपिटल, क्योंकि जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगा, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगा तब तक इसको रीपे बैक नहीं किया जाएगा। सो इट इज परमानेंटली लॉक्ड अप इन द कंपनी, ठीक है। एंड इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिनमें कोई भी प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल का मतलब हो गया कोई भी प्रिविलेज, कोई भी प्रिविलेजेस या एडिशनल एडवांटेजेस नहीं दिया जाता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जब बात करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड रेट पे मिलता है, तो वो एक प्रेफरेंशियल राइट हो गया या एक प्रिविलेज हो गया। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, बिफोर एनी कैपिटल इज रीपेड बैक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ता है। तो वो हो गया आपका प्रेफरेंशियल राइट, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में मिलता है, जबकि इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। बोल के इक्विटी शेयर्स को हम लोग ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है, दे आर रिगार्डेड एज योर ऑर्डिनरी शेयर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस का अगर बात करें इक्विटी शेयर होल्डर का क्या है, सबसे पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बर्डन नहीं है अर्निंग के ऊपर। पैसा है तो पैसा दो, नहीं है तो मत दो। परमानेंट कैपिटल, एक बार जिसने आपका कंपनी का शेयर खरीद लिया वो पैसा परमानेंटली आपके पास आ गया, टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आपको उस पैसा को रिटर्न बैक नहीं करना है। नो चार्ज ऑन एसेट, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है आपके कंपनी के एसेट्स के ऊपर कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। कल अगर आपने पैसा नहीं दिया तो वो लोग आपके एसेट्स को बेच के अपना पैसा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, जिसका इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता है, जिसका शेयर बहुत ज्यादा बिकता है, उसका गुडविल भी उतना ज्यादा हाई होता है। एंड अनलिमिटेड सोर्स, आपको जितना पैसा उठाना है आप उतना पैसा उठा सकते हो इक्विटी के थ्रू, ये हो गया एडवांटेज। हाउएवर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें,
इन्वेस्टर्स यानी कि शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें एडवांटेज का, सबसे पहला वोटिंग राइट। उनको कॉम्पोजिशन ऑफ मैनेजमेंट में पावर मिलता है, यानी वो लोग डिसाइड करेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन बनेगा, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी में, कि उनका लायबिलिटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी इज ओनली लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। कल को अगर कंपनी डूबा तो दे कैन नॉट क्लेम मोर देन देयर इन्वेस्टेड अमाउंट, जितना पैसा ड्यू है शेयर्स का देने का, उससे ज्यादा पैसा कंपनी नहीं मांग सकता है। हाई डिविडेंड पोटेंशियल, अगर कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करेगा तो उसमें शेयर का वैल्यू भी जो होता है इंक्रीज करता है, सो दे गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट थ्रू इक्विटी, ठीक है। प्रीएम्प्टिव राइट, जिसको राइट शेयर्स भी बोलते हैं, बेसिकली ऐसा होता है, प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है अर्ली एक्सेस। अब कोई बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, आप उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, वो कंपनी एडिशनल शेयर्स को इश्यू कर रहा है, नया शेयर को निकाल रहा है, तो बिफोर इट ऑफर्स टू एनी न्यू शेयर होल्डर, पहले इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इश्यू किया जाएगा, उसको हम लोग प्री एम्प्टिव राइट बोलते हैं या राइट शेयर्स बोलते हैं। आपको एक अर्ली एक्सेस मिलेगा, ठीक है। कैपिटल गेन, अगर कंपनी प्रॉस्पर करेगा तो आपका कैपिटल अप्रिशिएट करेगा, आपका शेयर का वैल्यू अप्रिशिएट करेगा, एंड टैक्स बेनिफिट भी है, यानी अप टू सर्टेन लिमिट आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है इक्विटी के डिविडेंड के ऊपर, जितना पैसा आप कमाओगे उसके ऊपर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर डिसएडवांटेज का बात करें, डीमेरिट्स का बात करें, सबसे पहले मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल, यानी आपके हाथ से आपका कंट्रोल चला जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, अगर हद से ज्यादा इक्विटी कैपिटल आपने इश्यू कर दिया या इक्विटी शेयर्स के थ्रू आपने पैसा उठा लिया, कल को जो आपका प्रॉफिट आएगा वो उतने सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेगा भी, तो वो एक रिस्क हो गया। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अगर आप बहुत खाली इक्विटी के थ्रू पैसा उठाते हो तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मतलब होता है कि जब आप डेट और इक्विटी को कंबाइंड फॉर्म में इस्तेमाल करते हो, डेट में तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, वो देने के बाद जो भी सरप्लस प्रॉफिट बचेगा वो शेयर होल्डर्स में बटेगा, तो ऑटोमेटिकली अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है। उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपने पूरी पैसा इक्विटी के थ्रू उठा लिया तो, ठीक है। कॉस्टली है, अंडरराइटिंग कमीशन है, एक्सपेंसेस है, ब्रोकरेज चार्जेस है, ये सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को महंगा बनाते हैं। एंड इनफ्लेक्सिबल का मतलब हो गया कि जितना आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डाला गया है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, एमओए बोल के एक आर्टिकल होता है कंपनी का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें ऑथराइज्ड कैपिटल आपको देना पड़ता है, राइट, जिसमें ऑथराइज्ड कैपिटल दिया रहता है, उससे ज्यादा का आप इक्विटी मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते हो, ये आपके लिए एक लिमिटेशन हो गया, ठीक है। हाउएवर, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज का अगर बात करें, परपेचुएशन का मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ कंट्रोल, यानी हो सकता है कि कुछ जो शेयर होल्डर्स है, वो जिनके पास सबसे ज्यादा इक्विटी है, वही लोग कंपनी को डोमिनेट करें, बाकी सारे छोटे शेयर होल्डर्स, मार्जिनल शेयर होल्डर्स, सिर्फ नाम के लिए ही ओनर्स रह जाते हैं पेपर पे। हाई रिस्क है, अनसर्टेन है, अगर कंपनी डूब गया तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। एंड अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत बार इक्विटी मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, यानी अंदर के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका बुल्स एंड बेयर्स आके मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से छोटे शेयर होल्डर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये हो गए आपके कुछ डिसएडवांटेजेस, ठीक है। चले आगे बढ़े। टॉकिंग अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, नाउ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? ये हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी है। वाई हाइब्रिड? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसमें कुछ प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, दे कैरी सम प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब हुआ कि इनको कुछ प्रिविलेजेस यानी कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जैसे क्या? सबसे पहला डिविडेंड प्रायोरिटी, एक तो फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड मिलेगा, एंड दूसरा कैपिटल प्रायोरिटी, यानी वाइंडिंग अप के दौरान जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाए, वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, ठीक है। सो ये इनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट मिल गया। एंड इनको हाइब्रिड सिक्योरिटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इक्विटी शेयर्स के तरह ही ये प्रॉफिट डिपेंडेंट होने का मतलब हुआ कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा। सो दैट मेक्स इट लाइक एन इक्विटी। हाउएवर,
डिबेंचर्स की तरह, लोन की तरह यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, बोल के ये डिबेंचर्स की तरह भी इसका बिहेवियर हो गया, दैट मेक्स इट अ हाइब्रिड नेचर। हाउएवर यहाँ पे कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, इसमें भी कंडीशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक नोट ऑफ इट। अगर डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है 2 साल से ज्यादा के लिए, मोर देन 2 इयर्स आउटस्टैंडिंग है, तब उनको वोटिंग राइट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बहुत सारे कैटेगरी है इसमें, जैसे क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें डिविडेंड, ये जो अरियर्स आप देख रहे हो, ये अरियर्स का मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग डिविडेंड। ये क्या होते जाता है, ये अक्यूमुलेट होते जाता है। अक्यूमुलेट होने का मतलब है कि ये कलेक्ट होते जाता है सब्सिक्वेंट ईयर्स में, एंड देन इसको पे किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होता है कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में अगर आपको पैसा नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, तो वो उसी साल लैप्स यानी इट इज लॉस्ट फॉरएवर। राइट टू डिविडेंड इज लॉस्ट फॉरएवर, आपको वो पैसा दोबारा नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होता है जिसको आप इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो बाद में। नॉन कन्वर्टेबल वो होता है जो कि प्रेफरेंस का प्रेफरेंस ही रहेगा, वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, इफ देयर इज अ सरप्लस प्रॉफिट इन द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इन दैट प्रॉफिट, उनको वो प्रॉफिट भी मिलेगा, बांटा जाएगा, रेसिडुअल प्रॉफिट दिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो है जिनमें उनको खाली फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, सरप्लस प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसको नॉन पार्टिसिपेटिव बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल वो होता है, रिडीम करने का मतलब होता है रीपेड बैक, यानी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम विच इज एज पर 20 इयर्स, 20 साल के अंदर अंदर, 20 इयर्स के अंदर अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपे बैक किया जा सकता है उनका अमाउंट। इरिडीमेबल वो होता है जिसको रीपे बैक नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिसको रीपे बैक नहीं किया जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसे एडवांटेज क्या है, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स, वो लोग जो कि रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स है, यानी उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, लाइक दे वांट टू अवॉइड रिस्क, उनके लिए प्रेफरेंसेस बेटर है क्योंकि फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रॉफिट के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है, प्रॉफिट हुआ तभी आपको डिविडेंड देना है, अदरवाइज नहीं देना है। वोटिंग राइट्स पे कोई इंडल्जेंस नहीं हो रहा है, एसेट्स कुछ भी प्लेज नहीं हो रहे हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर योर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो भी सरप्लस प्रॉफिट बचेगा वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स में बच सकता है। फ्लेक्सिबल है, कुछ कुछ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होता है, जब आपको पैसा का रिक्वायरमेंट हो आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसा उठा लो, जब पैसा नहीं रिक्वायरमेंट हो आप उसको रिडीम करके रीपे बैक करके टाटा बाय बाय कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एंड इट इंप्रूव्स क्रेडिट वर्दीनेस, यानी क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव करता है। हाउएवर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिलता है, एक स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड रिटर्न मिलता है, थोड़ा कम रिस्क है कंपेयर टू इक्विटी, एंड रिडेम्पशन गारंटी यानी रीपेमेंट गारंटी। एट द सेम टाइम क्यूमुलेटिव बेनिफिट, अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा या अक्यूमुलेट होते जाएगा। हाउएवर अगर डिसएडवांटेज का बात करें, सबसे पहला कॉस्टली, महंगा होता है इक्विटी के मुकाबले, परमानेंट बर्डन है, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व है, लिमिटेड अपील है। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो लैक ऑफ वोटिंग राइट नहीं मिलता है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट में उनको हिस्सा नहीं मिलता है, फियर ऑफ रिडेम्पशन यानी जब पैसे की जरूरत ना हो उनको टाटा बाय बाय किया जा सकता है, एंड नो कैपिटल अप्रिसिएशन एंड अनसर्टेन सोर्स भी है। ठीक है, तो इसको आप गो थ्रू कर लीजिए। अच्छा, आई जेन्युइनली वांट टू आस्क वन थिंग, अगर आपको लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया या मेरे को खाली ये नोट्स मिल जाए तो मैं अपने आप ही पढ़ लूंगा, अगर आप ये चाहते हो तो मैं आपका टाइम वेस्ट फिर नहीं करूंगा। हाँ, इफ यू वांट टू स्टडी ऑन योर ओन दैट टू इज फाइन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लाइव जुड़े थे एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे हैव लेफ्ट। आप जैसा बोलो, इफ यू वांट के सर हम लोग पढ़ाई दूसरे के वीडियो से कर लेंगे,
कोलैबोरेटिव वे में करते हैं ना डिस्कस। अगर दूसरे की वीडियो से पढ़ाई हो जाएगा, आप उल्टा हमें अच्छे अच्छे एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज एंड वो सब सॉल्व करा दो, दैट टू इज फाइन, मैं वो करा देता हूं, जैसा आप बोलो, ठीक है। लोग बोल रहे हैं आप ही पढ़ाओ, ठीक है, फाइन, लेट्स प्रोसीड देन। नाउ इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस आप खुद से फटाफट से गो थ्रू कर लीजिए। 5 डिफरेंस आपको उठाने हैं, इन टोटल 5, तो आप देख लो। रिस्क ले लो, डिविडेंड राइट ले लो, रेट ले लो, वोटिंग राइट ले लो, अपील ले लो, अरियर्स ले लो यानी आउटस्टैंडिंग डिविडेंड ले लो, ठीक है। आंसर की लेंथ क्या होनी चाहिए? बॉल्ड ईगल। आंसर का लेंथ मैटर नहीं करता, आंसर का क्वालिटी मैटर करेगा, ठीक है। चलिए नाउ इसके अलावा भी 2 और टाइप के शेयर्स है। एक है आपका बोनस शेयर, दूसरा है आपका राइट शेयर। नाउ बोनस शेयर क्या होता है कि जब भी कंपनी के पास बहुत ज्यादा सरप्लस प्रॉफिट है एंड कंपनी बहुत खुश है एंड कंपनी को उस प्रॉफिट को बांटना है, ठीक है, बांटना है, तो फिर वो लोग क्या करता है कि अपने सरप्लस प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देता है। कैसे कैपिटलाइज करता है? फुल्ली पेड अप शेयर एज पर द प्रपोर्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब आपका कितना शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में, उस प्रपोर्शन के हिसाब से आपको फुल्ली पेड अप शेयर, एडिशनल शेयर इशू कर देता है। उसको हम लोग बोनस शेयर बोलते हैं या उसको कैपिटलाइजेशन भी बोला जाता है। इट इज इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शनल टू दी होल्डिंग, कि कितना शेयर्स वो लोग होल्ड करता है। ऑन द अदर हैंड राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सेक्शन याद रखना पड़ेगा। एज पर द सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट शेयर्स या राइट ऑफ प्रीएम्पशन का मतलब होता है प्रायर एक्सेस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी जब भी नया इक्विटी अगर इश्यू करना चाहे तो सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाना चाहिए, दैट इज राइट शेयर, एंड दैट टू वो डिस्काउंटेड प्राइस में दिया जाता है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उसको हम लोग राइट शेयर बोलते हैं। दैट इज योर बोनस एंड राइट शेयर, ठीक है। जी हाँ, अगर आप सेक्शन लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा, मतलब बेटर रहेगा, क्योंकि दैट इज योर कीवर्ड एज पर काउंसिल, सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। yes, bonus share does have a limit that depends upon आपका board of directors का decision कि कितना उनको bonus share देना है, ठीक है। it totally depends upon the management, उनका decision, वो annual meeting में discuss होता है कंपनी का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ कुछ और टाइप के शेयर्स जैसे ईसॉप हो गया, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखो क्या नाम है, एम्प्लॉई स्टॉक, स्टॉक का मतलब हो गया शेयर्स, ऑप्शन प्लान, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है, अगर आप उनके टैलेंट को रिटेन बैक करके रखना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, तो उनको रखने के लिए आप उनको सॉर्ट ऑफ एक ओनरशिप वाला फीलिंग दे देते हो कि तुम हमारे कंपनी का शेयर ले लो, क्योंकि आप इतना अच्छा काम करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, बोल के आप हमारे साथ ओनर बन जाइए, को ओनर बन जाइए हमारे
स्टॉक्स को खरीद के, हमारे शेयर को खरीद के, दैट टू मैं आपको डिस्काउंटेड या स्टिप्युलेटेड प्राइस में दे दे रहा हूं। सो बेसिकली ईसॉप का मतलब हो गया राइट टू परचेज एनी शेयर ऑफ द कंपनी एट अ स्टिप्युलेटेड प्राइस। स्टिप्युलेटेड का मतलब हो गया मार्केट प्राइस से कम, या डिस्काउंटेड प्राइस भी आप बोल सकते हो, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस में इनको दिया जाता है, दैट इज ईसॉप। एलिजिबिलिटी सबको नहीं मिलता है, जिन्होंने मिनिमम इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट किया होगा उनको दिया जाएगा। इनको ऑप्शन भी मिलता है कि क्या उनको इंस्टॉलमेंट में पे करना है या सैलरी के थ्रू डिडक्ट कराना है। एंड इसका पर्पस ये है कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप एंड बिलोंगिंगनेस फील कराना कंपनी में, सेंस ऑफ ओनरशिप एंड बिलोंगिंगनेस फील कराना कंपनी में, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड स्वेट इक्विटी शेयर्स का अगर हम लोग बात करें, स्वेट इक्विटी का भी आप लॉ को प्लीज याद रखिएगा। इट इज एज पर सेक्शन 79A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, जहां पे ये शेयर्स या तो कंपनी के एम्प्लॉइज को मिलेगा या तो डायरेक्टर्स को मिलेगा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एज अ नॉन कैश कंसिडरेशन। नॉन कैश कंसिडरेशन का मतलब हुआ नॉन कैश इंसेंटिव। इंसेंटिव्स का मतलब होता है मोटिवेशन, यानी इनको मोटिवेट करने के लिए, या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी उन्होंने कोई ऐसा नॉलेज दिया जिसकी वजह से कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा हुआ, उसके लिए उनको स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंटेड प्राइस में दिया जाता है। ये स्वेट का मतलब आप लिटरल ले सकते हो कि आपने जितना पसीना बहाया कंपनी में, यानी आपने जितना मेहनत किया, उस मेहनत का फल इज योर स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है, कि आपको कंपनी का शेयर्स मिल रहा है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। चलिए आगे चले। नाउ कमिंग टू रिटेन्ड अर्निंग या प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, बेसिकली इसको सेल्फ फाइनेंसिंग मेथड बोला जाता है। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब जो आपके पास सरप्लस प्रॉफिट है उसी को आप री इन्वेस्ट कर दे रहे हो बिजनेस में ईयर ऑन ईयर, ठीक है, उसको री इन्वेस्ट कर दे रहे हो ईयर ऑन ईयर, यानी आप अपने नेट प्रॉफिट को ही प्लाउ बैक कर देते हो, उसी को हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। मेरिट्स का अगर बात करें, सस्ता चीपर सोर्स है। इकोनॉमिकल मीन्स इट इज अ चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। नो चार्ज ऑन एसेट, आपको अपना फिक्स्ड एसेट्स को प्लेज नहीं कराना है, यानी गिरवी नहीं रखवाना है, मॉर्गेज नहीं रखवाना है। फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपके पास लार्ज सरप्लस अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस यानी लोन लेने का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। आपको एक्सपेंशन करना है, स्टेबल रहना है, इन सब में हेल्प करता है। एंड नो कंट्रोल डिस्ट्रप्शन, यानी आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हो रहा है फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। वहीं अगर ऑन द अदर हैंड शेयर होल्डर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सेफ्टी, उन्हें चलो एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ होता है कि कल को अगर मेरा पैसा डूबा तो उनके पास सरप्लस प्रॉफिट है, उसमें से पैसा वो लोग दे देगा मेरे को। रेगुलर डिविडेंड का गारंटी मिल जाता है अगर फंड के कंपनी के पास अच्छा खासा रिटेन्ड फंड हो तो। एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, वो लोग ज्यादा लार्ज स्केल में ऑपरेशन करके बिजनेस को करके अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प होता है, क्योंकि कंपनी अपने रिटेन अर्निंग को जब री इन्वेस्ट करता है फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है, दैट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आता है, बहुत ज्यादा पैसा होने से इकोनॉमी के अंदर में उसका जीडीपी ग्रो करता है, जीडीपी ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट एंड ग्रोथ गोल्स के टुवर्ड्स कंट्री जा सकता है, जिससे इकोनॉमिक स्टेबलाइज होने में हेल्प होता है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होता है, प्रोडक्टिविटी इज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर। हाउएवर डिसएडवांटेजेस भी है कुछ कुछ, जैसे मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड, बहुत ज्यादा फंड हो, अगर समझना है कंपनी को कहाँ यूटिलाइज करना है और गलत जगह यूटिलाइज कर दे तो उससे नुकसान हो जाएगा कंपनी का। बहुत बार ओवर कैपिटलाइजेशन, एक्सेसिव फंड आ जाता है, एंड बहुत ज्यादा बोनस शेयर वगैरह अगर इशू कर देता है तो उससे फिर अर्निंग पर शेयर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तब जब फंड ना हो। मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइसेस, कंपनी के पास बहुत ज्यादा अगर फंड हो तो वो लोग फिर अगेन कैपिटल मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। शेयर होल्डर डिससैटिस्फैक्शन, अगर बहुत ज्यादा रिटेन कर लिया जाए और उसको डिविडेंड ना बांटा जाए एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को, तो दे माइट फील डिस्प्लीज्ड एंड अनहैप्पी विद द कंपनी। मोनोपोली फॉर्मेशन, बहुत बार कंपनी अपने फंड्स को जायंट एंटरप्राइज बनने के लिए इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि छोटे छोटे फर्म्स फिर उनको कंपीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हो गया कुछ कुछ डिसएडवांटेज।
जी हाँ प्रशांत शाह, ईसॉप खाली एम्प्लॉइज को दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट डिबेंचर्स, डिबेंचर्स बेसिकली हो गए आपके बोरोइंग। ठीक है, डिबेंचर्स रिप्रेजेंट योर बोरोइंग। डिबेंचर सॉर्ट ऑफ हो गया कंपनी के लिए एक लायबिलिटी। अगर डिबेंचर का एक्चुअल मीनिंग बताओ तो डिबेंचर और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अक्नॉलेजमेंट, ये सिर्फ एक अक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि एक डिबेंचर होल्डर ने इतना पैसा कंपनी को एज अ लोन दिया है, कंपनी उनको वो पैसा रिटर्न बैक कर देगा। सो इट इज जस्ट एन अक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ठीक है, which tells us about that this particular debenture holder is nothing but just a creditor, and debentures carry a fixed rate of interest and it is repayable when the company does not need money। जब उन्हें पैसा का दरकार ना हो तो वो लोग आराम से उसको रीपे बैक करके हटा भी सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात करूं तो डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है, हाउएवर उनके एसेट्स प्लेज्ड या मॉर्गेज हो जाते हैं। मॉर्गेज होने का मतलब है गिरवी हो जाना। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स जब डिबेंचर खरीदता है तो वो कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज मेंटेन करके या मॉर्गेज को मेंटेन करके खरीदता है, एंड लीगल एक्शन पॉसिबल है। अगर कंपनी ने पैसा नहीं चुकाया, इंटरेस्ट नहीं दिया डिबेंचर होल्डर्स को, तो वो लोग एसेट्स को बिकवा के अपना पैसा को क्लेम बैक कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर डिबेंचर्स के भी टाइप्स है, स्पेशली 4 टाइप के हैं। जैसे अगर बात करें सिक्योरिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी मतलब हो गया चार्ज ऑन एसेट्स के हिसाब से। तो चार्ज ऑन एसेट्स के हिसाब से वी हैव नेकेड एंड मॉर्गेज डिबेंचर। नेकेड का मतलब होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर, जिसके अगेंस्ट में कोई चार्ज ऑन एसेट्स नहीं होता है, कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखा जाता है। मॉर्गेज का मतलब हो गया जहां पे एसेट्स प्लेज होते हैं। ठीक है, टाइम के बारे में बात करें तो रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल वो होता है जिसको रीपे बैक किया कर दिया जाएगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इरिडीमेबल वो होता है जो कि कंपनी में लॉक्ड अप हो गया, दैट इज इरिडीमेबल। ट्रांसफर के हिसाब से बात किया जाए तो बेरर या रजिस्टर्ड डिबेंचर। बेरर क्या होता था, पहले के जमाने में जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता था तो डिबेंचर के साथ साथ वाउचर्स को इशू किया जाता था या टोकन्स को इशू किया जाता था, जिनके पास वो टोकन होता था उन्हीं को इंटरेस्ट मिलता था। बट रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में अब जो है आपके कंपनी में नाम लिख लिया जाता है, नाम को रजिस्टर कर लिया जाता है डिबेंचर होल्डर का, एंड उन्हीं को पैसा मिलता है जिनका नाम कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है एज डिबेंचर होल्डर्स। एंड कन्वर्जन के हिसाब से अगर बात करें कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो है जो आफ्टर सर्टेन पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल वो है जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो डिबेंचर्स का डिबेंचर्स ही रहेगा। ठीक है, जल्दी से आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए। इट इज सेम लाइक आपका प्रेफरेंसेस, सेम लाइक योर प्रेफरेंसेस। एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन मैं खुद करा दूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, यस, ऑलमोस्ट दे आर अलाइक, सॉर्ट ऑफ सेम है। हाँ, बस अंतर ये है प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर में कि प्रेफरेंस शेयर्स में अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो उनको वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, बट डिबेंचर्स के केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट हो या ना हो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स डिफरेंसेस नजर घुमा लो जल्दी से। सी कॉमर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन का गेम नहीं है, कॉमर्स में मेनली केस स्टडीज आएगा। एंड कॉमर्स का ऐसा है ना कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है केस स्टडी को पढ़ के, एंड देन उसके बेसिस पे आपका फीचर्स मेरिट या डीमेरिट कुछ वो लोग पूछ लेता है। सो कॉमर्स का ट्रिक ऐसा है कि अगर आपने गलत कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया या केस स्टडी को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आप गलत फीचर
या गलत एडवांटेज या गलत डिसएडवांटेज लिखोगे तो पूरा नंबर एक बार में कट गया। वैसा है कॉमर्स में। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विथ योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोरोड कैपिटल का बात करें। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? ये लोग कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन का मतलब ये हो गया कि इनका काम ही होता है फाइनेंस प्रोवाइड करना, एंड नॉट जस्ट फाइनेंस, फाइनेंस के साथ साथ ये लोग बहुत सारा प्रमोशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कंपनी को, एंड एट द सेम टाइम फिलिंग द इंडस्ट्रियल गैप। ये लोग इंडस्ट्री को एनालाइज करके उनको बताता है कि कहां कहां लैक कर रहा है कुछ एरियाज में पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जिसको कैसे फिलअप किया जाना चाहिए, वो उनका काम होता है। ठीक है, सो ये लोग थरो एनालिसिस भी करके दे देता है कंपनी को। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप गो थ्रू कर लो खुद से, ऑलमोस्ट सेम ही है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज्यादा कुछ अलग नहीं है। चलिए, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप आउटसाइडर्स यानी पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो अपने कंपनी में पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए, उसको हम लोग पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। ये सॉर्ट ऑफ ऐसा हो गया, पता है, जो आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पता होगा ना, SIP जिसको हम लोग बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स सॉर्ट ऑफ, आप समझ लो कि बेसिकली वहां पे एक कंपनी है और एक फंड मैनेजर है जो कि पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि आप अपना पैसा आइए हमारे कंपनी में डालिए, और हमारे बिहाफ पे वो लोग अलग अलग इंडस्ट्री में उसको इन्वेस्ट कर देगा, एंड जो भी रिटर्न्स आएगा वो हमारे साथ शेयर किया जाएगा अगेंस्ट सम कमीशन, अपना कमीशन रख के। ठीक है, दैट इज आपका पब्लिक डिपॉजिट। नाउ बैंक क्रेडिट का अगर बात करें, बैंक क्रेडिट का मतलब हो गया बैंक लोन्स, आप बोल सकते हो। बैंक से लोन लेना को बैंक क्रेडिट बोलते हैं। इसमें भी आप चार टाइप से, जो लोग इको स्टूडेंट है उन्होंने किया होगा कि चार टाइप से बैंक आपको लोन देता है। मैं आपको चारों बता दे रहा हूं। सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस, जिसको हम लोग टर्म लोन्स बोलते हैं। टर्म लोन्स आपको शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग तीनों टर्म के लिए दिया जाता है, जिसमें आप क्या करते हो कि आपको जब भी लोन का रिक्वायरमेंट हो आप बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो मुझे टर्म लोन चाहिए। बैंक आपके नाम पे करेंट अकाउंट खोल देता है, एंड जितना आपको लोन का रिक्वायरमेंट होता है उसको क्रेडिट कर देता है। आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप पूरा पैसा इस्तेमाल करो या पार्टली आप इस्तेमाल करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन बैंक पूरे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट को चार्ज करेगा। ठीक है, दैट इज टर्म लोन। कैश क्रेडिट ऑन दी अदर हैंड आपके जो करंट एसेट्स होते हैं उसके अगेंस्ट में आपको मिलता है, जिसमें आपको जितना का भी कैश क्रेडिट का रिक्वायरमेंट है आपने बैंक से ले लिया, बैंक आपके करंट अकाउंट में उसको डाल दिया। अगर आपको पूरा यूज करना है पूरा यूज करो, आपको पार्टली यूज करना है आप पार्टली को यूज करो, लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ जितना अमाउंट आप यूज करेंगे उसके ऊपर ही चार्ज किया जाएगा। दैट इज योर कैश क्रेडिट। ठीक है,
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब हुआ क्या, करंट अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा कैश को वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट। जितना ज्यादा अमाउंट आप ओवरड्रॉ करोगे आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एंड डिस्काउंटिंग और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप अकाउंट स्टूडेंट है, आपने किया होगा कि जब भी कोई क्रेडिट पे सेल्स होता है तो जो आपका क्रेडिटर है वो डेटर के ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है विच इज लाइक अ प्रोमिसरी नोट कि 90 डेज के अंदर में आपको पैसा मिल जाएगा। नाउ क्रेडिटर जब उसको पैसा का रिक्वायरमेंट हो तो वो अपने बैंक को अप्रोच कर सकता है एंड उसको डिस्काउंट करा सकता है बिफोर हैंड, बट देन बैंक कुछ अमाउंट क्योंकि टाइम से पहले मच्योर करवाया जा रहा है इस बिल को एज अ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेगा। ठीक है, प्रोज मतलब हो गया आपका एडवांटेज, कॉन्स मतलब हो गया आपका डिसएडवांटेज। आप इसको गो थ्रू कर लीजिए। नाउ शॉर्ट टर्म का अगर बात करें लोन्स का, तो शॉर्ट टर्म लोन्स में बहुत सारे मिसलेनियस टाइप के लोन्स हैं। जैसे सबसे पहला ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, बेसिकली एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को, एक मर्चेंट दूसरे मर्चेंट को लोन देता है, उसको हम लोग ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं या हम लोग क्रेडिट सेल्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्रेडिट सेल्स यानी उधार में कुछ बेचना है, जब आपको पैसा मिल जाए तब आप उस पैसा को चुका दोगे, उसको हम लोग ट्रेड क्रेडिट या मर्केंटाइल क्रेडिट भी बोलते हैं। वी गेट क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर्स, स्पॉन्टेनियस, सिंपल है, कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है, हाई प्राइसेस, बैड डेट रिस्क, ये आपके कुछ डिसएडवांटेज हो गए। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का मतलब हो गया हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम का मतलब हुआ कि आप जो भी खरीदना चाहते हो उसका कुछ अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट पे कर दो एंड रिमेनिंग अमाउंट का आप बैंक से लोन ले लो, जिसको आप ईएमआई या इजी ईयरली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे चुका सकते हो। ठीक है, दैट इज इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। कस्टमर एडवांसेस का मतलब होता है कि बहुत बार कोई भी गुड्स बेचते समय आप कस्टमर से पहले से ही एक एडवांस पेमेंट ले लेते हो, तो 10% 15% जो एडवांस पेमेंट मांग लिया वो भी काइंड ऑफ एक शॉर्ट टर्म आपके लिए लोन सॉर्ट ऑफ ही हो गया। ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब हुआ कि जब भी एक कॉर्पोरेट फर्म के पास सरप्लस में फंड पड़ा है तो वो दूसरे कॉर्पोरेट फर्म को एज अ लोन प्रोवाइड कर सकता है, एज अ हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। एंड फैक्टरिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे स्पेशल फैक्टर कंपनीज होते हैं जो आपके डेटर्स को, डेटर्स यानी जिससे आप पैसा पाओगे, वो आपके बिहाफ पे आपके सारे डेटर्स को आउटराइट परचेज कर लेते हैं, यानी आपसे खरीद लेते हैं एंड देन उसके बदले आपको पैसा पहले से ही दे देते हैं, उसके बाद डेटर्स से पैसा रिकवर करने का जिम्मेदारी उनका होता है। तो आप इनको अपना डेटर्स बेच सकते हो, यानी अपना बुक डेट्स को बेच सकते हो, दैट इज फैक्टरिंग। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट आर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैं बस अब जा रहा हूं, मेरा हो गया। आई एम लेजिट टायर्ड नाउ, ऑल्दो मैंने बोला था 7 चैप्टर, बट देन किड्स आर नॉट इंटरेस्टेड, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। मैं अभी ये सातों चैप्टर का जो भी पीपीटी है अपलोड कर दे रहा हूँ अपने एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, आप जाके इसको आराम से एक्सेस कर लो। एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू, वन सेकेंड, इट्स ओके, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग द वीडियोज ऑफ स्टोरी फॉर्मेट, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, आपको सारे चैप्टर का इस टाइप का माइंड मैप वाला जो है वो मिल जाएगा। एमसीक्यू और कॉम्पिटेंसी फोकस्ड वगैरह, केस स्टडी वगैरह मैं आपको डिकोड करवाऊंगा खुद शाम में आके। ठीक है, सो ठीक है, या आई अंडरस्टैंड, प्री रिकॉर्डेड होगा तो आपको ज्यादा चाप नहीं होगा, आप आराम से पॉज कर सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो। आई अंडरस्टैंड दैट, सो लेट्स स्टडी टैक्टिकली। नो, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, प्लीज डोंट मेक स्टोरी फॉर्मेट। देन आप किसी और का आराम से वीडियो देखो ना, जो जिन्होंने, अच्छा मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको वीडियो देखना भी है लाइक इंग्लिश में, अगर आपको मेरा स्टोरी फॉर्मेट वाला नहीं देखना है, यू कैन गो एंड चेक आउट दिस पर्सन्स चैनल, ही इज ऑल्सो क्वाइट अंडररेटेड, बहुत अच्छा पढ़ाता है कॉमर्स। ठीक है, हिज नेम इज
अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड, उन्होंने पूरा प्रॉपर इंग्लिश में समझाया है हर चीज को, ठीक है। आप वहां से इंग्लिश फॉर्मेट वाला एक्सप्लेनेशन देख लो अगर देखना है तो। मैं स्टोरी फॉर्मेट में डालता हूं बिकॉज आई नीड टू केटर टू दोस पीपल जिनको कॉमर्स समझ नहीं आया है। लेट मी फोकस ऑन दैट। मैं आराम से भी जाके प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बनाता हूँ, शाम में मिलते हैं लाइव में, एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करते हैं, राइट। एंड ये आपको आपके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाल देता हूं, आप आराम से पढ़ो। नो हार्श फीलिंग्स, कुछ ऐसा नहीं है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलो, थैंक यू, आई विल सी यू, बाय बाय।